होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं गोष्ठी की शुरुआत करना चाहूंगी। आज की गोष्ठी में सबसे पहले तो आचार्य नवम नीरज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद दे वो हम सभी लघु कथाकारों को। और प्रदीप शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। वो अक्सर हमारे बीच आते रहते हैं, तो थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। प्रदीप शर्मा जी मीडिया का जाना माना नाम है, मीडिया जगत का। हिंदी ऑनर्स और मास कम्युनिकेशन में एमए किया है सर ने। 45 वर्ष से आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक चैनल, एनडीटीवी न्यूज, IBN 7 न्यूज, 18 न्यूज, इंडिया न्यूज, दुबई के हम FM जैसे महत्वपूर्ण चैनल के साथ विभिन्न कार्यक्रमों से सर जुड़े हुए हैं। देश के सबसे वरिष्ठ RJ में से एक प्रदीप शर्मा जी ने रेडियो नाटकों में भी अभिनय किया है और नाटक लिखे हैं। करीब 45 साल से कविता, शायरी, गीत, स्क्रिप्टिंग, ड्रामा लेखन, अभिनय के साथ खास मौकों की कमेंट्री से जुड़े हुए हैं सर। समाचार पढ़ने के साथ साथ कई फीचर्स भी बनाए हैं, रेडियो और टीवी पर अनगिनत कार्यक्रम किए हैं। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता समारोह का देखा आंखों देखा हाल हो या राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार, सैन्य सम्मान, मंत्रिमंडल विस्तार समारोह, सभी की कमेंट्री की है, जो मैंने भी सुनी है, लाइव भी सुनी है। संसद भवन में आयोजित अनेक कार्यक्रमों की आपने कमेंट्री की है और कॉमर्शियल्स और जिंगल्स लिखे हैं। इसके अलावा क्रिकेट कमेंट्री भी करते हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप, 120 वनडे, एशिया कप, IPL और टेस्ट मैचेस में भी कमेंट्री सर करते रहे हैं। लेह लद्दाख से सिंधु दर्शन समारोह की लाइव कमेंट्री की। सबसे अधिक ऊंचाई से लाइव कमेंट्री का यह विश्व रिकॉर्ड है। भारत में सैटेलाइट के माध्यम से पहली कमेंट्री करने का गौरव प्राप्त है। कई इंस्टीट्यूट और कॉलेज में मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और कार्यक्रम निर्माण जैसे विषय भी पढ़ा रहे हैं। विभिन्न मंचों और रेडियो पर अपनी कविताओं, शायरी से सबका दिल जीता है। फिल्मी गीतों और गजलों के मंच कार्यक्रमों का संचालन, जैसा कि वो आज भी करते रहे हैं। बतौर अभिनेता हेट स्टोरी 2, दृश्यम, प्रेम रतन धन पायो, गांधी गोडसे जैसी फिल्मों में काम किया। मतलब बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे बीच में सर हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, CID, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, अदालत, परवरिश, RK लक्ष्मण की दुनिया सहित बहुत सारे टीवी सीरियल्स में सर ने काम किया है और वॉइस कल्चर और मीडिया से जुड़ी क्लासेस भी लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सर की आवाज वही उनकी परिचय, वही पहचान है और सबसे बड़ी पहचान उनकी यही है। तो मैं आप सभी से आज आग्रह करना चाहूंगी, हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छी लघु कथा की समझ रखते हैं। वो जो भी कहें, आप सभी उनकी बात को हमेशा सुने और हमेशा उस पे अपनी लघु कथा को एक बार पढ़ के अवश्य देखें। एक मेरे पास किताब है, आज मैंने निकाली है, ये है योगराज प्रभाकर जी का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने कई वो निकाले हैं संकलन इसमें। तो उन्होंने एक बात कही है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। कहा तो ये किसी और ने है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि ये लघु कथा के लिए सार्थक होती है। लघु कथा भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ और साथ ही साथ आचार्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। वो लघु कथा के जनक ही कहूंगी मैं, लखनऊ में उनका बहुत बड़ा सबसे बड़ा आसन उन्हीं का ही है, जिनकी छत्र छाया में हम सब लघु कथा लिखते हैं और उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। यही आप सबसे प्रार्थना करते हुए मैं लघु कथा का संचालन मंजू जी को सौंपना चाहूंगी। मंजू दीदी जो हमारी बहुत प्रिय है और हमेशा सबको साथ लेके चलती है। आदरणीय मंजू जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने स्वागत उद्बोधन दिया, बहुत और सुंदर। बहुत अच्छा परिचय। वाकई में प्रदीप जी तो आवाज के जादूगर तो हैं ही, सही बात। लेकिन और भी बहुत सी खूबियां हैं उनमें। और आज हम एक बार हम लोगों के और भी वो बीच में आ चुके हैं, 1-2 बार बल्कि,
दो बार आज। हाँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आज फिर वो हमारे यहाँ पुनः पधार के और हम लोगों की जो लघु कथाएं हैं उसका समीक्षा करेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बारीकियां जानते हैं उसकी। और आचार्य जी तो हमारे संरक्षक हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ, और प्रदीप जी को प्रणाम करती हूँ, और हमारी बाकी जो सभी सहयोगी हैं, सभी लघु कथाकार हैं, उनका नमन वंदन है। तो माँ शारदे के स्मरण करते हुए मैं सबसे पहले नलिनी श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ इस हमारे नव वर्ष के नए माह में, बल्कि अभी तो नया हफ्ता ही चल रहा है। पहले सप्ताह में सबसे पहले रचना नलिनी श्रीवास्तव जी की। जी, सादर धन्यवाद दीदी। नववर्ष में मैं सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज सुधी मंच को अभिवादन करते हुए मैं रचनाकारों का नमन करती हूँ। मेरी लघु कथा का शीर्षक है उऋण। उऋण। आह, आज जाकर काम निपट पाया। कई महीने से मकान बनवाने में हालत पस्त हो गई। किशोर ने अपनी पत्नी से कहा। सुधा पति के हाथ में चाय पकड़ाती हुई बोली, हाँ, सच में बहुत समय लग गया। बस अब मकान में मुख्य द्वार पर नाम पट्टिका लगवानी है। अच्छा, कुछ सोचा है नाम तुमने? किशोर ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए पूछा। जी, सोचा तो है, सुधा धीरे से बोली। अच्छा, क्या? किशोर ने उत्सुकता से पूछा। सुधा पति से बड़े प्यार से बोली, देखिए, अम्मा जी और बाबूजी ने अपना सारा जीवन आप सबकी अच्छी परवरिश में लगा दिया और अन्य पारिवारिक पारिवारिक दायित्व भी गंभीरता पूर्वक निभाए। इसलिए अपने घर के बारे में उनके बजट ने कभी उन्हें सोचने ही न दिया। हाँ, वो तो है। फिर? किशोर ने प्रश्नवाचक निगाह से देख कहा। सुधा बोली, तो क्यों ना इस घर का नाम सत्य विजय रहे? किशोर खुशी से चहकते हुए बोला, अरे वाह, अम्मा बाबूजी दोनों के नाम से। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रदीप जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो इसकी एक एक लघु कथाकार की समीक्षा करते चले, लघु कथाओं की, ताकि हम लोगों को याद रहे उनकी लघु कथा भी और समीक्षा भी। जी धन्यवाद मंजू जी। और आचार्य जी, आपको भी मैं नमन करता हूँ। जब आप होते हैं तो मुझे घबराहट होती है कि मैं सही कुछ बता पाऊंगा या नहीं। और सभी को नमस्कार एक बार फिर से। मैं कल जब ये लघु कथा पढ़ रहा था, क्योंकि मंजू जी ने कुछ लघु कथाएं जब भेजी, तो शायद सबसे ज्यादा जो एक सकारात्मक टिप्पणी है वो मैंने इसी लघु कथा पर सोची थी। उसकी दो तीन वजह हैं। एक तो वर्तनी, जिस पर मैं बहुत जोर देता हूं, और आप माने या ना माने, वर्तनी की त्रुटियां बहुत ज्यादा हैं। चाहे वो कवि हो, लघु कथाकार हो, कहानीकार हो, क्योंकि मैं कुछ समूहों से जुड़ा हुआ हूं, और उसमें हम अक्सर यही बात करते हैं कि भाई अगर हम सही लिखेंगे तो और ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। तो इसमें वर्तनी की जहां तक बात है, सबसे पहले मैं उस गलती की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा जो मैं एकमात्र पकड़ पाया। वो आपने शायद गलत नुक्ता लगा दिया, निगाह हो गया। शब्द होता है निगाह। अदरवाइज आपने जितने नुक्ते भी लगाए हैं वो भी अच्छे लगाए हैं। और सबसे अच्छी बात जो हम अक्सर बात करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास, डॉट्स, कॉमा, सेमीकॉलन, प्रश्नवाचक चिन्ह वगैरह, वो आपने इतने खूबसूरती से लगाए हैं और बिल्कुल स्पष्ट लिखा है
कहाँ संवाद है, कैसे शुरू हो रहा है, वो उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो ये आपका एक पक्ष बहुत अच्छा लगा। दूसरे, आपने कुछ एक जो उसमें सर्वनाम कह लीजिए, विशेषण कह लीजिए, वो भी लगाए। जैसे प्रत्येक संवाद से पहले प्यार से बोली, धीरे से बोली, प्रश्नवाचक निगाह या खुशी से चहकते हुए बोला। इन पंक्तियों से कहानी में कुछ और मुझे लगता है कि जान आ जाती है। और जब हम पढ़ते हैं, जैसे आपने लिखा उसमें कि प्यार से देखते हुए, तो आप अपने मन में एक तस्वीर बनाते हैं। जैसे हम रेडियो के लिए कहते हैं, रेडियो इज ए ब्लाइंड मीडियम। रेडियो में हम सिर्फ सुनते हैं, देखते नहीं। लेकिन जब अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले होते हैं, तो उनकी एक एक पंक्ति से आपके मन मस्तिष्क में एक तस्वीर उभरती चली जाती है। आप ये सोचने लगते हैं कि वो पात्र कैसा होगा। तो आपके पहले संवाद से ही ऐसा लगा कि वो बिल्कुल पस्त हो गया है, और अब उसे लेकर इस बात की खुशी है कि उसने काम पूरा किया। और सबसे अच्छी बात जो आपकी इस लघु कथा में मुझे लगी कि बड़ी सकारात्मक लघु कथा है। हर तरह से अगर आप देखें, पत्नी को आपने बहुत ज्यादा इसमें दिखाया है कि जो अ, शायद कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, और उन्होंने अपने सास ससुर पर जब एक सुझाव दिया तो उनके पति भी चहक उठे। और शायद ये उनके लिए भी एक बहुत अच्छा सबक है, जो कहते हैं कि सास बहू या सास ससुर ससुर का कोई सम्मान नहीं करता या उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो आपकी एक ये मुझे सकारात्मक लगी। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग आपने भी सुनी है। बहुत सुंदर कथा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई नलिनी जी, हमारी धन्यवाद। नए साल की पहली लघु कथा की इतनी सफल और इतनी उच्च श्रेणी पर पहुंची, इसके लिए आप धन्यवाद। बहुत बधाई। और प्रदीप जी को भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, इन्होंने इतनी जी हार्दिक धन्यवाद। जी हार्दिक धन्यवाद आप दोनों। जी मंजू जी, इससे पहले कुछ आप कहें, मैं एक पंक्ति जोड़ना चाहता हूँ सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले भी जब 3-4 बार आपके साथ जुड़ चुका हूं, मैंने तब भी ये कहा था कि कमियां निकालना इसलिए आसान होता है कि आपने कुछ किया। और ये सबसे बड़ा श्रेय जाता है आप सभी लघु कथाकारों को, कि जिन्होंने सृजन किया। और उसमें तो हम एक मीन मेख निकालने वाली बात होती है ना, कि कुछ देखते हैं कि क्या है। तो जब तक एक ढांचा तैयार नहीं होता, उस पर कोई क्या समीक्षा करेगा। तो आप तो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारे लघु कथाकारों की इतनी मेहनत और इतनी लगन है, सीखने की इतनी लगन है कि वो हमेशा इस गोष्ठी में उपस्थित रहते हैं, अपनी लघु कथाएं भेजते हैं। और उन्हीं को श्रेय जाता है कि हमारी ये लघु कथा कक्ष 1 साल अब इसका पूरा हो गया है और ये चल रहा है। तो मैं सभी लघु कथाकारों को इसके लिए बहुत बधाई देती हूँ। और आज की फिर दूसरी लघु कथाकार हैं गार्गी राय जी। बहुत अच्छी लघु कथाकार हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। मंच को नमन, मंच को नमन, दीदी को नमन, आदरणीय मंजू दी को नमन, और सर को नमन, प्रदीप सर को, साथ ही सभी सुधी जनों को मेरा वंदन, अभिनंदन। मेरी एक लघु कथा है जिसका शीर्षक है शव फ्रिज। रमन भावुकता में बोले जा रहा था, पापा मम्मी, आप लोगों ने मुझे उच्च शिक्षा के साथ विदेश में बसने का अवसर दिया। मेरे पालन पोषण में कोई कमी नहीं किया। मुझे भी आपसे दूर रहना पसंद नहीं, पर क्या करूं? मेरे टैलेंट के हिसाब से यहाँ अपॉर्चुनिटी और अच्छी पैकेज भी तो नहीं है। उसकी आवाज में झल्लाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसने अपनी बातों को विस्तार देते हुए कहा, मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर और ब्लड प्रेशर मशीन के साथ
शुगर नापने की एडवांस इंस्ट्रूमेंट भी लाकर रख दिए हैं। अस्पताल में साल भर का प्रत्येक महीने का जांच का पैसा भी जमा करा दिए। रमन अपनी जिम्मेदारियां बखूबी पूरी करने का प्रयास कर रहा था। पापा, मैं टिकट बुक करने जा रहा हूँ, और कोई जरूरी चीज छूट गई हो तो बता दें, बेटे ने लैपटॉप खोलते हुए कहा। तुमसे ही घर में रौनक था बेटा। मुझे मालूम है कि अंतिम सांस लेने पर तुम्हारी इच्छा हम दोनों के अंतिम दर्शन की होगी। बस एक 100 फ्रिज भी बुक कर दो ताकि अंतिम दर्शन में तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। बेटे की उंगलियां सुन पड़कर रुक गई थी। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर। सादर धन्यवाद। बहुत मार्मिक। मैं प्रदीप शर्मा जी से आग्रह करती हूँ कि इसकी समीक्षा कर दीजिए। गार्गे जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस पहलू को आपने छुआ है जी वो आज की इस मशीनी दुनिया में घर घर की कहानी हो गई है। मैं जब जी मुंबई था 10-11 साल और अब यहाँ नोएडा में हूँ, अनेक परिवार ऐसे देखने में आ रहे हैं जो सिर्फ माता पिता अकेले रह रहे हैं। बच्चे बाहर हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि माँ बाप किस तरह से उनके बिना जी रहे हैं। और आप याद रखिए कि जब बच्चा गर्भ में आता है तब से ही माता पिता उसके लिए सपने देखने लगते हैं। हम बच्चे को ये बनाएंगे, हम उसकी परवरिश ऐसे करेंगे, वो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जो कड़वा सच है, जो आपने अपनी इस कथा में, लघु कथा में दर्शाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये एक आम बात बन के रह गई है। जैसे माता पिता बोझ हो गए हैं, और वो भी इस तरह से एक एहसान दिखाते हुए कि मैंने आपका सारा इंतजाम कर दिया है, और बताइए क्या चाहिए। जी माँ जी बाप को चाहिए कि वो भी आपसे कोई जिद करें, वो भी आपके सामने कभी मनुहार करें, वो भी आपसे कहे कि चलो बेटा आज घूम के आते हैं जहां तुम बचपन में चलते थे। जी लेकिन उन बातों से वो कट चुके हैं। और आपने जो ये एक नई कल्पना की है, शव फ्रिज फ्रिज की, शव फ्रिज, ये एक मुझे लगता है तमाचा है ऐसे लोगों पर जो माता पिता को आज की तारीख में कुछ समझ नहीं रहे हैं। उनके लिए उनका कोई महत्व नहीं है सिवाय इसके कि हाँ ठीक है, उन्होंने जन्म दिया था, और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो एक व्यंग है, मैं तो इसको व्यंग कहूंगा, जो बहुत ही सटीक है, बहुत अच्छा है। काश कुछ ऐसे बच्चे आपकी इस लघु कथा को पढ़ें और फिर से वो सही मार्ग को चुन पाए। मैं तो यही कामना करता हूं। बहुत सुंदर कथा आपकी। बस एक दो जगह थोड़ा सा जो आपने कहा था कि तुमसे ही घर का रौनक था, या इस तरह के कुछ शब्द, एक्चुअली जी रौनक जब हम इस्तेमाल करते हैं तो रौनक थी, जी रौनक जी के साथ शब्द आएगा थी, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग जी नहीं है। जी जी तो जी तुमसे ही रौनक थी। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जी कुल मिलाकर जब आपकी रचना को कोई पढ़ेगा तो इन छोटी मोटी बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा, बल्कि उस पर जाएगा कि वो क्या संदेश दे रही है। संदेश बहुत अच्छा है। बधाई। सादर धन्यवाद सर, सादर धन्यवाद। वाकई बहुत मार्मिक और बड़ा सुंदर, आपने बड़ा सजीव एकदम चित्रण किया है, जो कि आंखों के सामने एकदम उसका चित्र आ गया। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं नीता शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। वो भी हमारी बड़ी श्रेष्ठ लघु कथाकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मंजू जी, और मंच पर उपस्थित हमारे समीक्षक गण, आचार्य जी और नमस्कार। सभी सखियों को मेरा नमस्कार। मेरी आज की लघु कथा है लाचार। चारों ओर भीड़ लगी थी। कुछ तालियां पीट रहे थे, कुछ मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, और कुछ मनचले हो हल्ला मचा रहे थे। उत्सुकतावश रोहन भी ताका झांकी करने भीड़ में घुस गया। अरे ये क्या! एक छोटा सा पिल्ला नाली में पड़ा कातर आंखों से माँ को देख रहा था। ऊपर खड़ी दुर्बल सी कुतिया, शायद माँ होगी, उसको निकालने का प्रयत्न कर रही थी। चूंकि नाली थोड़ी गहरी थी, इसलिए कामयाब ना हो पा रही थी।
ये दृश्य देखकर चौंक गया रोहन। मन विचलित हो गया। पिल्ले को बाहर निकालने का सोच सबको धकेलते हुए जा पहुंचा कुतिया के करीब। ओ हीरो, कौन है बे? क्या करने जा रहा है आगे? पीछे हट, वीडियो बनाने दे। एक आवाज आई। कुछ नहीं भाई, मदद करने जा रहा हूँ। ये तो जानवर है, लाचार है, मैं तो नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नीता जी, आपकी ये जो लघु कथा है, इसमें भी हमने कुछ भावनाएं जो उमड़ती हैं लोगों के मन में, और एक ही जगह पर जितने लोग हैं, ये भी दर्शाता है कि सबकी मानसिकता एक सी नहीं होती। कोई किसी की मदद करना चाहता है, और कोई सिर्फ जो आज एक फैशन बन गया है, रील बनाकर या वीडियो बनाकर अपलोड करना चाहता है, ताकि उसे जी बहुत से व्यूज मिल जाए, कुछ उसकी कमाई हो जाए, और संवेदनहीनता जिसको हम कहते हैं, अब वो चारों तरफ दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें दो तीन चीज मैं आपसे जरूर साझा करना चाहूंगा। जैसे कुछ मन जी चले, देखिए, जी मन चले शब्द मेरे ख्याल से यहाँ, कि कुछ मन चले हो हल्ला मचा रहे थे, वो लड़कियों को नहीं छेड़ रहे थे, वो किसी का जी पीछा नहीं कर रहे थे। तो मन चला शब्द, ये सिर्फ सुझाव है। देखिए, कथा आपकी है, आप क्या करती हैं, लेकिन कुछ युवक हो हल्ला मचा रहे थे, आप ये कर सकते हैं, साफ संदेश है। जी। और उत्सुकतावश जो आपने लिखा है, उत्सुकतावश लिखा है आपने, अच्छा। उत्सुकता, जी उत्सुकता है जी शब्द। जी और जी उत्सुकतावश रोहन भी वो देखने लगा, और ताका झाकी करते हुए, यहाँ पर ताका झाकी शब्द भी एक ऐसा है कि जो इस मेरे ख्याल दृश्य में वो सही नहीं बैठ रहा, ताका झाकी करना। जी जी और जी जी। आपकी क्लोजिंग लाइन कुछ और भी हो सकती थी। आप एक बार पढ़ेंगे जरा जो लास्ट की लाइन है, जरा प्लीज। जी सर, मैं जी मैं पढ़ती हूँ। अ, कुछ अंतिम नहीं पंक्ति। भाई, शा... जी जी, कुछ नहीं भाई, मदद करने जा रहा हूँ। ये तो जानवर है, लाचार है, मैं तो नहीं। अ, ये आपका है, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको थोड़ा छोटा भी कर सकती हैं, कुछ नहीं भाई, जी एक लाचार की मदद के लिए जा रहा हूं। इसमें जी आपका जी कंप्लीट वो हो जाता है, क्योंकि आपने सब कुछ पहले एक्सप्लेन कर दिया है। हालांकि जी ये एक सुझाव मात्र है, कथा जी आपकी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जी इससे आपने ये भी दिखाया है कि कुछ सिर्फ तमाशाई बन के खड़े हो जाते हैं, और कुछ वाकई मददगार होते हैं। तो जी ये सर, अगर आप अच्छे। बुरा ना माने, मैं एक एक पूछना मैं एक्चुअली बताना चाह, मुझे भी मालूम है, मुझे थोड़ा सा अपने से जी जी, सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मैं अवश्य। चाहती थी कि इंसान इंसान और जानवर का फर्क जो है इसमें बताया जाए, कि वो लोग भी तो जानवरों की तरह ही एक तरीके से, जैसे जानवर लाचार था वो भी लाचार होकर खड़े देख रहे हैं, लेकिन एक इंसान जो इंसानियत करने जा हम्म। रहा है, मैं ये बताना चाह रही थी, पर मुझसे भी वो पंच लाइन बन नहीं पा रही थी। देखिए, कई बार यही होता है। मैंने दो तीन जगह देखा कि कुछ रचनाकारों ने जो अपनी रचना लिखी, और जब जी समीक्षकों ने उसकी समीक्षा की, तो उन्होंने कहा, अरे हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतनी अच्छी रचना लिख दी मैंने। कई बार ये भी होता है। और जी कई बार क्या होता है कि आपने अपनी तरफ से उसको लिखा, लेकिन वो कितनी स्पष्ट हो पाई, वो बात भी है। कहीं अगर आप जी इस पे एक पंक्ति छोटी सी जोड़ देते, कि कुछ जैसे आपने पशुओं के लिए कहा कि वो लाचार थी, जो पिल्ले की माँ दिखाई है आपने, लेकिन कुछ जी ऐसे जी जी लाचार भी थे। कहीं अगर ऐसा होता, और अ, बाद में आपका ये होता कि मैं सिर्फ लाचार की मदद करने जा रहा हूं, तो मदद उस लाचार की हो रही है, और दूसरे लाचारों की मदद इस दृष्टि से होगी कि उनको कुछ अक्ल आएगी, कि सिर्फ इस जी तरह से। यहां मैंने जी जी एक शब्द इस्तेमाल किया, अगर आपने गौर किया हो, कि लोग तमाशाई बने खड़े थे, यानी दर्शक, मूक दर्शक। बिल्कुल। हम अक्सर क्या जी करते हैं, हम ये है। तमाशबीन इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने पहले भी कई बार जी बताया, कुछ रचनाओं में मैं पढ़ रहा जी हूं। जी तमाशबीन शब्द इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है, वो प्रयोग ना करें, तमाशाई, मूक दर्शक, दर्शक, क्योंकि तमाशबीन का अर्थ होता है अय्याश आदमी। और अक्सर ये गलतियां हो रही हैं लोगों से।
लेकिन आपने ये बताया, अच्छा किया कि आपने उनको भी लाचार दिखाया, इनको भी। तो मैंने ये पॉइंट छोड़ा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन अ, मुझे वो लाचार ज्यादा नजर आए। लेकिन सुंदर रचना आपकी, जी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। बहुत अच्छी समीक्षा और बहुत अच्छी छोटी छोटी बारीकियां प्रदीप जी बता रहे हैं, जिसपे कि गौर करने लायक है और हम लोगों को इनको अपने ध्यान में रखना चाहिए लिखते समय। और अब मैं, हमारी वरिष्ठ लेखिका रत्ना बापली जी उपस्थित हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगी कि वो अपनी रचना का पाठ करें। रत्ना बापली जी के विषय में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी, हालांकि यहाँ से यहाँ थोड़ा अलग विषय हो गया। रत्ना बापली जी अभी एक पुस्तक लिख रही हैं, भारत की वीर नारियां, जिसमें कि आजादी 1857 से लेकर और आज तक की हर क्षेत्र की नारियों का जिक्र उसमें किया गया है। उनके बारे में काफी कुछ बताया गया है विस्तार से। और जब हम आजादी की लड़ाई में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और जिनका नाम नहीं है, आम लोगों को नहीं पता जिनका नाम, उनके बारे में बताया है, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। और बहुत मतलब हम लोगों को एक गर्व महसूस होता है कि हमारे देश की नारियां कितनी बहादुर और कितना उनमें जज्बा था एक कि आजादी पाने का, और उन्होंने क्या क्या अत्याचार नहीं सहे। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ने वाली है, मतलब सबके पढ़ने योग्य है, और जरूर इसको पठनीय है, ये पढ़ना चाहिए। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बधाई, बहुत बहुत बधाई। और मंच को जी को मैं आमंत्रित मंच को करती हूँ। मंच को नमन। हमारे जितने समीक्षागण है उनको भी मेरा नमन। बस मैं आज ये क्षमा चाहती हूँ कि हम आज लिखे नहीं है, तो मोबाइल में लिखा हुआ है और मोबाइल में हम पढ़ नहीं पाते हैं वो करके, तो हम अपनी लघु कथा पढ़ नहीं पाएंगे। अगर मंजू जी हमारे बिहाफ पे कुछ हमारी लघु कथा को पढ़ दे तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार होंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि हम लिख नहीं पाए उसको। नहीं तो हम तो किताब में कापी में लिख करके हम उसको पढ़ लेते हैं। हम मोबाइल में ही लिखते हैं ज्यादातर, तो वो मोबाइल में ही हमने पोस्ट कर दी थी। अगर आप अनुमति दे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम क्षमा चाहते हैं। बस हम श्रोता के रूप में रहेंगे यहाँ पर, जैसा भी कहे आप। मंजू जी ने बात नहीं सुनी होगी क्योंकि वो व्यस्त थी। वो आप दोबारा, अच्छा, वो सिद्धेश्वर जी चाहती है कि आप उनकी कथा पढ़ दें क्योंकि वो उसे पढ़ नहीं पाएंगी, उसी फोन में है जिससे वो कॉपी में हमने डोनेट। लिखा नहीं है। अच्छा 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 हाँ, तो आप पढ़ दीजिए। अच्छा। धन्यवाद मंजू जी। 1 मिनट लगेगा। कोई आया है, मुझे खोल के आ रहा है। रत्ना बापली जी की लघु कथा का शीर्षक है सौदा। वो एक संभ्रांत परिवार था, पड़ोसियों को यही ज्ञात था, पर उस परिवार की सुंदर बहू के भाग्य में शायद औलाद का सुख नहीं था। हर वर्ष वो गर्भवती होती थी, पर 4-5 माह बाद ही ये खबर आता था कि उसका गर्भ गिर गया है। छोटी छोटी लाल मुनियों से भरा पंछियों का खांचा बाहर रखा रहता था। खाने के लिए दाने की लोभ में कुछ गौरैया भी वहां आती रहती थी, पर पिछले 2 वर्ष से वहां गौरैयों ने आना छोड़ दिया, क्योंकि शायद घर की लाल मुनियों ने चुपके से उनको कुछ कहा होगा। इसी डर से उस घर पर ना तो अब गौरैया आती हैं और ना ही चहकती हैं। घर की सुंदर बहू सजल नेत्रों से उनको देखती है और कहती है, आज मेरे भी घर
दो दो चिड़ियां चहक रही होती, यदि इस घर का निर्दयी हाथ मेरी कोख का सौदा ना करते। धन्यवाद। धन्यवाद मंजू जी। बापुली जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ रत्ना जी। इसमें एक जी लाइन शायद मैं नहीं समझ पाया हूं, तो इसलिए मैं उसकी समीक्षा शायद उतने बेहतर ढंग से ना कर पाऊं। आपने इसमें एक जगह लिखा है कि यदि इस घर का निर्दयी हाथ मेरी कोख हम्म, का सौदा ना करते, हाँ या करता, जो भी आप कहना चाह रही हैं, क्या हाँ वो जबरदस्ती उसका गर्भ गिरवाया जाता था? क्या आप ये कहना हाँ, चाहती इसीलिए हैं? तो हाँ मैं वही कहना चाहती कि जबरदस्ती लड़की को देख करके उसका गर्भ गिरवाया जाता है, जैसे पहले हुआ था ना भ्रूण हत्या लड़की के जो है, तो इसीलिए जी जी। इसीलिए हमने लिखा है लास्ट में कि दो मेरे चहकते होते गोरैया, यदि हमारा इस घर के जो है निर्दयी हाथ हमारे घर को की सौदा न करते। देखिए, इसमें क्योंकि मैंने भ्रूण हत्या पर एक फीचर बनाया था, तो उसमें काफी कुछ हाँ हमें सीखने और समझने का मौका मिला था। अगर हम मान हम्म लीजिए ये निर्धारित करना चाहें कि गर्भ में पल रहा बच्चा अ, बेटा है या बेटी, तो उसके लिए कम से कम 6 महीने का गर्भ बहुत आवश्यक है। उससे पहले पता ही नहीं लग पाता कि वो अ, लड़का है या लड़की है। तो अगर आप 4 महीने में वो कह रहे हैं, और फिर अगर ये एक ऐसे जगह की कहानी है, जो आपकी भाषा है उसके हिसाब से ये है कि कोई गांव कस्बा, तो वहां इस तरह की जांच उपलब्ध है या नहीं, ये भी एक प्रश्न उठता है। और उतना समय उसमें आपने नहीं दिया जिसमें कि वो जांच संभव हो पाए। तो हम्म या तो इसका आप जब दोबारा इसको अगर देखें, तो 4 या 5 माह के गर्भ को आप 6 या 7 माह का गर्भ कर दें, तो वो ज्यादा सार्थक हो जाएगा। मतलब आप जस्टिफाई कर पाते हैं कि आपने जो रचना अपनी एक उसका सृजन किया है, तो वो सही है। हम्म अ, बाकी यह है कि अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से आपको जो वर्तनी की अशुद्धियां हैं वो जरूर भेज दूंगा, कुछ शब्द, क्योंकि आप हिंदी भाषी नहीं है, तो वो हम्म। थोड़ा सा आपको नहीं ये तो मुश्किल मैं, होती हाँ होगी। ये तो मैं मानती हूँ, हाँ ये तो मैं मानती हूँ कि बर्तनी की अशुद्धियाँ होती हैं, लेकिन वही ये सब पुराने पुराने हैं ना, अभी कुछ लिख नहीं पाते हैं, अभी दिमाग में मेरे केवल एक ही नहीं चीज नहीं है नहीं, ना, तो इसीलिए मैं लिख नहीं पाते हैं। मैं हाँ आपको कुछ शब्द जो आपने कोशिश की टाइप करने की वो नहीं हो पाई, वो उससे पता लग रहा हाँ था कि आप क्या लिखना चाह रही हैं, वो नहीं हो पा रहा था। हम्म तो मैं वो कुछ हम्म। शब्द आपको अलग से आपके नाम से मैं भेज दूंगा, तो आप देख लीजिएगा कि बहुत वो बहुत शब्द आपका क्या क्या धन्यवाद, होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग का नहीं ऐसे सहयोग चाहते हैं हम, और कुछ नहीं, नहीं। अरे आप जैसे लोगों का हम पर आशीर्वाद बना रहे, हम तो ये कहते हैं, अरे नहीं। क्योंकि जब आप इस तरह की अरे कहानियां लिखते हैं और हमें पढ़ने का हाँ मौका मिलता है, हम तो सिर्फ ये एक तरह से खाना पूर्ति करते हैं कि हमने समीक्षा कर ली, लेकिन उस कहानी में आपने कितनी अच्छी बातें शामिल की हैं, असली बात तो वो है। अगर आप हिंदी भाषी नहीं हैं और हिंदी में इतना अच्छा प्रयास कर रही हैं, तो हमें तो उसकी तारीफ करनी होगी कि किस तरह से लाल आपका मुनियों से आपका बहुत बहुत गौरैयों ने कुछ आभार कहा है। होगा। तो ये आपने हाँ जो छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं, और बहुत सुंदर है। और दूसरी तरफ जो घर की बहू है, वो किस तरह से मातृत्व सुख से वंचित है, हम्म, उसके दुख को कोई नहीं जानना चाह रहा। घर वालों को सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। फिर वही बात जो हाँ हम घिसी पिटी करते हैं कि अगर बेटियां ही नहीं हम्म। होंगी, बहुएं नहीं होंगी, तो फिर आपका बेटा या बेटी भी कहां से आएगा? असली प्रश्न तो ये है, यक्ष प्रश्न तो यही है। तो आपने एक दूसरे अंदाज से, दूसरे ढंग से, एक बहुत मुझे लगता है प्रभावशाली ढंग से इस बात को फिर से रखा है, जो हम बार बार कहते हैं कि बेटे बेटी में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो बच्चा हमारे परिवार में आ रहा है, उसका स्वागत करना चाहिए, और बच्चा बच्चा है। आपकी बहुत ये अच्छी लघु कथा लगी। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। बहुत अच्छी बात बताई प्रदीप जी ने। ये हम लोगों को सबको सीखने वाली है कि हम जब भी किसी विषय पर लिखें तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद तब लिखें।
हम लोग क्या होता है कि आधी अधूरी जानकारी से, अक्सर ये ऐसा होता है कि आधी अधूरी जानकारी से हम लिखने लगते हैं। कभी हमने पेपर में पढ़ लिया, कभी हमने किसी से कुछ सुन लिया या देख लिया कहीं पर, तो और हमने एक लघु कथा तैयार कर दी। लेकिन हम उसकी पूरी, जो अगर उसमें वैज्ञानिक तथ्य है कोई, या टेक्निकल पॉइंट है, या कोई भी ऐसा वो है जो जिसमें बारीकी चाहिए होती है, जिसमें पूरा जानकारी अपेक्षित है कि हमें जानकारी, वो नहीं जानते और लिख देते हैं। तो वो उसमें पाठक जो है वो यही कहता है कि इसको पूरा पता नहीं है और इसने ऐसा लिख दिया। ये बहुत अच्छी बात है बताई प्रदीप जी ने, और ये हम लोगों को सबको चाहिए कि हम जिस भी विषय पे लिखें तो पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें, तब हम अपनी कलम उस तरफ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। मैं अब हमारे बीच में सिद्धेश्वर जी उपस्थित पूरे बात करते हैं, ऑनलाइन है। सिद्धेश्वर जी ने अभी कलकत्ता में ममता बनर्जी के प्रोत्साहन पर, उन्होंने वहां पर बंगाल में एक लघु कथा समारोह हुआ था, सम्मेलन हुआ था। उसमें सिद्धेश्वर जी ने बिहार को रिप्रेजेंट किया था लघु कथाकारों के में। मैं सब लघु कथाकारों की तरफ से, अपने लघु कथा अखिल भारतीय लघु कथा कक्ष की ओर से उनको बधाई देती हूँ बहुत बहुत, और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन यहाँ पर करें। सिद्धेश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू सक्सेना जी, और बधाई देने के लिए पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आप लोग का सहयोग और होता है कि मैं वहां तक जाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, मैं एक लघु कथा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अभी जैसे हमारे बहुत अच्छे समीक्षक हैं और वो बतला भी रहे थे कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, मानसिकता हमारी होनी चाहिए। इससे संदर्भित ही मेरी लघु कथा है, जिसका शीर्षक है बैंक बैलेंस। शीर्षक है बैंक बैलेंस। सुबह के 7 बज गए हैं, अब तो उठो यार। बेटे को आलिंगन में भरकर क्या सुख की नींद सो रहे हो। नीतीश के घर पहुंचते ही उसका मित्र राघव ने बोला। आंखें मिचते हुए नीतीश ने अंगड़ाई लिया और बोला, बेटा होने का यही तो सुख है। अब कामेश्वर की तरह सिर पर 2 बेटियों का बोझ तो है नहीं कि सुबह उठकर रुपया पैसा जोड़ने की चिंता में घर पर दुकानदारी भी करूं और दिन में ऑफिस की बाबूगिरी भी। मेरे पास तो बस एक बेटा है, जो बड़ा होगा तो अपना बैंक बैलेंस वहीं बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। ये मेरी लोक कथा थी। जी सिद्धेश्वर जी, बहुत अच्छी आपने एक समस्या की तरफ ध्यान दिलाया। और कुछ देर पहले रत्ना जी की जो लघु कथा थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो भी कुछ इसी विषय पर थी कि किस तरह से हम लड़कियों को आज भी एक दोयम दर्जे का भी मानते हैं, और जैसे हम कहते हैं ना कि सेकंड सिटीजन, कुछ इस तरह ही ट्रीट करते रहते हैं। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। कम शब्दों में आपने सामाजिक कुरीति पर एक अच्छी चोट की है। संवाद जो आपने लिखे बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो समझने में मदद करते हैं। लेकिन मेरी तो एक आदत बड़ी खराब है कि मैं कुछ ना कुछ उसमें ढूंढने की कोशिश करता हूँ, ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ढूंढना ही चाहिए, बिल्कुल। देखिए, एक तो आपने लिखा है कि आंखें मींचना होता है। वैसे आंखें मींचते हुए या इस तरह हम मींचना होता है, और अंगड़ाई आपने उसमें लिखा हुआ है, जो आया हुआ है शब्द है अंगड़ाई। अंगड़ाई। और एक जगह आपने लिखा है बोझ तो है नहीं कि, और फिर आपने कॉमा लगा दिया। अगर आपने कि इस्तेमाल किया है तो उसके बाद कॉमा आएगा ही नहीं, क्या कुछ भी कर लीजिए। उसने कहा कि मैं आ जाऊंगा। हाँ, नहीं, देखिए बिल्कुल ये होता ही टाइपिंग में है। लेकिन मेरा इसलिए बताना फर्ज है कि कई बार ये भी हो सकता है कि किसी और ने अनजाने में ऐसा कर दिया हो, तो आपके बहाने उनको भी मदद मिल जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो और मैंने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि कहाँ जैसे नुक्ते वगैरह भी होते हैं, वो तो मैंने अभी बताया ही नहीं किसी का। तो वजह यह है, जैसे अभी मंजू जी ने एक बात कही थी कि हम किसी विषय को लें तो
उसके बारे में जानकारी हासिल करें, ताकि कम से कम गलतियां हो। आपकी लघु कथा बहुत अच्छी है सिद्धेश्वर जी, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा हम कहते हैं कि कई बार हमारे प्रांत का थोड़ा सा प्रभाव होता है या दूसरी कुछ ऐसी बातें होती हैं, लेकिन कुल मिला के बहुत अच्छी है। और अब मैं जिस बात पे आ रहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि हम हिंदी नहीं हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, बड़े से बड़े जो लेखक हैं, कवि हैं, उन्होंने भी उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है। और ये पहले भी एक दो बार बात हुई है कि उर्दू में फारसी, तुर्की, अरबी, संस्कृत और हमारे जो प्रांतीय भाषाएं हैं, इवन अंग्रेजी, इनके भी शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। तो जब हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं और नुक्ते अगर प्रॉपर नहीं होंगे, तो आप मान लीजिए आप जो कहना चाह रहे हैं वो अर्थ निकलेगा ही नहीं। कुछ शब्दों से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ एक बात, मंजू जी, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा, मैं नहीं माफी नहीं, चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज असल में क्या है कि मेरे कुछ मित्र मुझे कहते हैं कि हिंदी में तो नुक्ते होते नहीं है, हम क्यों लगाएं। प्रश्न ये उठता है कि हिंदी में नुक्ते नहीं होते तो उर्दू के शब्दों को क्यों लेते हैं। जिंदगी किसने कहा कि आप लीजिए, आप जीवन लीजिए। आपने गुल क्यों लिया, आप पुष्प लीजिए, सुमन लीजिए। आफताब क्यों लेते हैं आप, सूर्य लीजिए, रवि लीजिए, भास्कर लीजिए, दिनकर लीजिए। तो बात यह है कि अगर हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ी सी मेहनत अगर हम करें, तो नुक्तों का भी अगर हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, तो हमारी वर्तनी बहुत ही निखरती चली जाएगी। और लोग क्या कहते हैं, या फला की लिखी हुई लघु कथा पढ़िए, आप उनकी कहानियां पढ़िए, उनकी कविताएं पढ़िए, क्या लिखते हैं। तो मैं आप सबसे बस यही अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि बाद में अगर समय मिलेगा तो 1 मिनट में मैं उन शब्दों को बता दूंगा जरूर, जो 15-16 शब्द है जो इस तरह के हैं जिनमें नुक्ते नहीं थे। लेकिन कम शब्दों में लघु कथा क्या होती है, सिद्धेश्वर जी ने ये भी दिखाया। बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धेश्वर जी। और जो मंजू जी ने आपको बधाई दी थी, पुनः मैं भी आपको बधाई देता हूँ आपकी उपलब्धियों पर। भगवान करे आप इसी तरह और उपलब्धियां, उनके जो तमगे हैं वो अपने लगाते रहे सीने पर। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विजय कुमारी मौर्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना का पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू दीदी। पहले तो मंच को, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बहुत बहुत सबको बधाई। मेरी लघु कथा का शीर्षक है तुमको नमन। अरे दीदी उठो, तुम अभी भी रजाई में पड़ी हो। देखो, मैंने एक लघु कथा लिखी है देश के जवानों पर। सुहेल बोला, इसकी गलतियां देख लो, फिर इसे पेपर में छपने के लिए भेजो। नए साल 2024 की बधाई मैं सिर्फ अपने देश के जवानों को ही दे रहा हूँ, क्योंकि वे इतनी कड़कड़ाती ठंड में बर्फ वाली जगहों पर भी सीना तान कर बंदूक लिए खड़े रहते, बिना खाए पिए सोए, दिन रात सबकी सुरक्षा के लिए। हमारे माता पिता अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत, उपवास, पूजा पाठ सब कुछ करते हैं। क्या कोई इन जवानों के लिए भी यह सब करता है, जो हम सबके जीवन को बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, मगर आह तक नहीं करते। हम सब देशवासी रूम हीटर लगाकर रजाई में देर तक सोते रहते हैं, आजादी से हर जगह घूमते फिरते हैं, आखिर इन्हीं की बदौलत ना। बस इसीलिए मेरी बधाई सिर्फ और सिर्फ अपने प्यारे देश के जवानों के लिए ही है। मैं उन्हें नमन करते हुए 100 बार शीश झुकाता हूँ और उनके परिवार वालों को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।
जी विजय जी, नमस्कार। और असल में कई बार मैं बहुत ज्यादा ऐसी बात कह जाता हूँ कि फिर मुझे पसंद नहीं किया जाता। जी सही ये कह रहे मुझे ये मुझे लघु कथा के पैरामीटर में नजर हैं। नहीं आई। जी देखिए, पहली पंक्ति आपने जब दिखाया कि भाई ने बहन को उठाया और उसके बाद वो कह रहा है कि देश के नौजवानों पर, सुहेल जी कहता है, देश के जवान और नौजवान बहुत जी फर्क हो जाता है। यहाँ सर। आपकी पंक्ति होनी चाहिए जवानों पर। हाँ, उसमें नौजवान लिख दिए होंगे शायद। शायद नहीं, वो तो लिखा हुआ है। लिखा है नौजवान, वही गलती हो गई। जवान अच्छा, नहीं लिखा हुआ। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात, देश की रक्षा जी जवान करते हैं। उनके अलावा हमारे जो पुलिस के हैं, अर्धसैनिक बल के जो कर्मी होते हैं, वो भी यही भूमिका निभाते हैं। दूसरी बात, इसमें आपने दिखाया, सुहेल ने अपनी बहन को रजाई खींचते हुए कहा, आपने बहन को कहीं पर एस्टेब्लिश ही नहीं किया। जी ना बहन का संवाद है, ना बहन की हाँ हूं है, और ना बहन ने उसको बधाई दी। या कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपकी कहानी चल रही है कि मैं तो ये करूंगा करूंगा, और बहन क्योंकि पहले ही उससे ऊब चुकी है, वो क्या कहेगी, अच्छा तुम करोगे ये, कहीं तो एक दो बातें आती, या बाद में वो उसको उसकी तारीफ करती। जी तो जी बहन, अगर आपने बहन का हवाला दिया, तो बहन कहीं ना कहीं तो स्थापित हो। ये थोड़ा सा मुझे लगा। और जैसे हम कई बार एक बात कहते हैं कि हम वार्ता लिखते हैं, तो इसमें मुझे लगा कि लघु कथा अ, वो कम, और जैसे हम कई बार कुछ लोगों को उपदेश देते हैं, तो उनको आपने इन संवादों में, क्योंकि ये अगर मान लीजिए मोनोलॉग भी हो, तब भी एक नाटक होता है, नाटिका होती है। मान लीजिए बहन के सामने वो खड़ा हो गया, या तो ये कहे कि देखो मैं आज किस तरह से तुम्हें एक बात बताता हूं कि मैं नौजवानों की नहीं, सॉरी, जो आपने कहा कि जवानों की मैं मदद करूंगा, तो वो उस ढंग से फिर कहे। तो मुझे लगता है कि कुछ बिखरा बिखरा सा ये लगा मुझे। क्षमा जी चाहता हूं विजय जी, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, और हम पल भर में एक ऐसी बात कह जाते हैं, आपको लगता होगा पता नहीं कहां से आ गए ये। सर सीखने को मिलती है। आप बहुत बढ़िया समीक्षा कर रहे हैं। आपको, आपके प्रति हम बहुत आदर भाव और बढ़ा दिए हैं अपनी तरफ से, कि इससे लोगों को सीखने का मौका मिलेगा, नए लोक कथाकारों को। बहुत बढ़िया समीक्षा दे रही, इतनी गंभीरता से नहीं नहीं। समीक्षा देने और वाले बहुत मिलते हैं। दूसरा, सर बहुत, आप लोक कथा को ये तह तक पहुंचे हुए हैं। इस तह तक पहुंचने वाले बहुत अच्छे अच्छे लेखक लोग नहीं है। बहुत बढ़िया, बधाई विजय जी, आपको। अरे धन्यवाद सर, धन्यवाद। विजय जी, एक बात और कहूंगा। जी पहले भी मैंने कहा था, जैसे हम संवाद लिखते हैं ना, तो उनको इन्वर्टेड कॉमास में अगर लिखेंगे, तो वो पता लगता है कि ये संवाद है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ पंक्तियां होती हैं हमारी, जिसे हम अपनी मीडिया की भाषा में कहते हैं नरेशन। तो नरेशन और जो हमारे संवाद हैं, वो अलग होने चाहिए, तभी पता लगता है। अब जैसे सिद्धेश्वर जी ने लिखा, या सबसे पहले जो हमारी अ, लघु कथाकार थी नलिनी जी, उन्होंने लिखा। आप उनको देखिए, उनकी कथाओं को एक बार आप देखिए। मंजू जी भी लिखती हैं। अब किस तरह से संवाद अलग है। आप फिर एक स्पेस दिया, अगले पैरा पर आ गए, फिर आपने कुछ कहा, तो कहीं ना कहीं वो आसान हो जाता है समझने में। सर ऐसा जी है, ये जी, वास्तव में मैंने बेगारी की। मैंने कई लवकता भेजी, उनको कट करके तो ये जो है इसको डाल दिए। बेगारी ही है हमारी। हम आपसे खुद क्षमा मांग रहे हैं। नहीं नहीं विजय जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दिल से कह रहा हूं कि नहीं जितने भी आप लघु कथाकार इस समय यहाँ इस मंच पर मौजूद हैं, मैं तो मंच ही कह रहा हूं, आप गृहिणियां भी हैं, आप अपना कुछ काम भी करते हैं। सिद्धेश्वर जी भी कुछ काम करते होंगे, आचार्य जी भी कुछ और व्यवसाय करते होंगे। इसके बाद भी आप समय निकालकर साहित्य की सेवा कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, आप जो कुछ लिखते हैं उसमें कमियां निकालना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर आप ये कहें कि आप लिख दो, तो हम फिर इधर उधर देखेंगे भैया क्या लिखे।
तो इसलिए कमियां निकालना आसान है। बस ये इसलिए है कि हम सभी ये चाहते हैं कि हमारी जो अगली लघु कथा हो वो आज से और बेहतर हो। बस जी यही हम जी, सबका एक उद्देश्य है। धन्यवाद बिल्कुल। सर। मैं समझ ही रही थी, खुद समझ रही थी ये मेरी लव कथा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत एक बात मैं और कह देता हूँ, हम्म। हम जब भी कोई लघु कथा लिखें, कविता लिखें, उसे अगर हम 5-7 बार पढ़ेंगे तो आधी से ज्यादा कमियां हमारे सामने आ जाएंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपको सही। पता ही होगा, आप लोगों से पहले भी बात हुई है कि जैसे मैं अभी भी बहुत से ऐसे संगीत के कार्यक्रम है जिसका संचालन करता हूँ, तो वहां बड़े बड़े जो गायक हैं या संगीतकार हैं, जैसे खयाम साहब, कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी, या सुरेश वाडकर साहब, आशा भोसले जी, ये लोग भी आए हैं। और ये हमेशा क्या कहते हैं, जो युवा गायक गायिका है, कि अगर आप किसी भी गाने को गाना चाहते हैं तो उसे पहले 100 बार सुनिए। जी वो जी 100 बार कहते हैं जी कि आप 100 बार सुनेंगे, वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा और आपको गाने में मुश्किल होगी ही नहीं। जब बिल्कुल। आप अपनी लघु कथाएं पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे, बार-बार पढ़ेंगे, आपको जी। लगेगा, अरे! इस गलती की तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो बस यही निवेदन है आपसे, और कुछ नहीं। नहीं सर, बस सही बात कह रहे हैं, हमने तुरंत लिखी और डाल दी बहुत गलती। बढ़िया समीक्षा। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ऐसी अच्छी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा हो रही है। और ये चीज का हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी लघु कथा बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये लघु कथा कक्ष कम कार्यशाला है हमारी, जहाँ की हमें अपनी गलतियां या जो हम नहीं समझ में आता है हम वहां भी वो भी डाल देते हैं। जैसे इस बार की मेरी लघु कथाएं होगी, जहां पर हमें नहीं समझ में आ रहा हम सोचते हैं कि भाई हमारे समीक्षक या हमारे जो वरिष्ठ हैं या और भी सहयोगी जिनके कुछ मस्तिष्क में दूसरा विचार आ सकता है कि भाई ये लाइन ज्यादा अच्छी हो सकती है, तो हम लोगों के लिए ये एक उपलब्धि यहाँ पर मिल सकती है। तो ये वैसे ही कक्ष है, इसलिए अच्छी हम, लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग कम से कम उसको तराश के, जितनी भी तराश सकते हैं दीदी के उतनी पास तराश के भेजना चाहिए। आए आती हैं, हाँ पढ़ने का जी अवसर मिलता है। जी जी। तो बहुत बढ़िया अब मंजू मैं, सर हमारे का। बीच में रश्मि लहर जी भी आ गई हैं, और मैं रश्मि लहर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी लघु कथा का वाचन करें। सभी को नमस्कार। समीक्षक के कारण आपकी गोष्ठी यादगार गोष्ठी बन गया, बहुत सीखने लायक हो गई बात। जी धन्यवाद सिद्धेश्वर जी। बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। देरी के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कहीं व्यस्त हो गए थे। मेरी लघु कथा हम आप सबके सम्मुख रख रहे हैं। इसका शीर्षक है अकुलाहट। अरे ऋषभ, मेरी बीपी वाली दवा तो ले आओ, एक आध दिन में खत्म हो जाएगी। कहते हुए दिनेश अपने नौकर ऋषभ के कमरे तक पहुंचा ही था कि उसकी आवाज सुनकर ठिठक गया। ऋषभ किसी से जोर से कह रहा था, कहा था भैया, बाबूजी क्या ऑक्सीजन लग गए की नौबत रही? कोई छुटकाओं के साथ एम्बुलेंस में है, उनका गांव से निकले 6 घंटा हुई गए, कोई हड़ताल के चक्कर में रास्ते में फंसे हुई हैं और छुटकाओं का फोनो बंद बतावत है। हाय मोर बप्पा, उनका राम बचावे। कहते हुए ऋषभ चीख कर रो पड़ा। और इधर दिनेश न्यूज रीडर की दूर से आती हुई आवाज सुनकर स्तब्ध रह गया कि ड्राइवरों की अचानक हुई हड़ताल के कारण पूरे देश में लगा भयंकर जाम हटने के कोई आसार नहीं दिख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि जी। एक तो प्रणाम। एक समसामयिक विषय की ओर आपने ध्यान दिलाया, और जो भी रचनाकार हैं उनका यही एक दायित्व भी है कि जो समाज में घटित हो रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है उसे आप सामने लाएं। सबसे अच्छा तो मुझे लगा इसका अकुलाहट। ये शब्द आज कोई प्रयोग करता ही नहीं। बहुत से शब्द हमारे मृत प्राय हो चुके हैं, तो आपने इसको पुनर्जीवित कर दिया। आप आभार देखें, सर। बहुत कम ये प्रयोग में आता है आजकल, अकुलाहट बहुत कम होता है।
एक तो इसमें जो आपका स्पष्टता का एक फॉर्मेट है, जिस तरह आपने उसको टाइप किया है, वो बहुत अच्छा है। संवाद बहुत स्पष्ट है आपके, और जैसे इन्वर्टेड कॉमास वगैरह हैं, वो प्रॉपर आप, मैं आपकी और भी रचनाएं पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छी रहती हैं वो आपकी। बहुत अ, बहुत धन्यवाद। आप देखिए, इसमें एक दो चीजें हैं जो मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो कुछ मुझे खटका। सबसे पहले तो एकाध, आपने लिखा है एकाध, जी। शब्द होता है एक आध, मतलब एक और आधा, एकाध, अच्छा अच्छा एकाध सर। नहीं। तो ये शब्द होता है एकाध। अ, यस। बाकी आपने कुछ नुक्ते लगाए, कुछ शायद नहीं लगाए, वो अलग बात है। एक यहाँ मुझे सिर्फ एक जो कमी खटकी, वो ये थी कि जैसे ही वो आवाज सुनते हैं ऋषभ की, कि वो किसी से बात कर रहा है, या तो आप वहां क्लियर करें कि वो फोन पर कर रहा है। अगर दे के बात कर रहा है तो जी उसकी सर। भी आवाज आएगी, तो वो संवाद भी होने चाहिए। जी सर। दूसरे, आपने जो अपने 5-6 ये लिखे, क्या हुआ, हड़ताल हो गई, ये हो गया, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद आपने लिख दिए, तो उसमें कहीं ये पता नहीं लग रहा कि अगर वो फोन पे बात कर रहा है तो हाँ डॉट देके हम पॉज दे सकते हैं, या बीच में उसका कोई तो शब्द ऐसा आएगा, क्या वहां पे ये हो हाँ। गया, अच्छा ये हुआ, अरे वो नहीं पहुंच पाएगा। कहीं कुछ इस तरह की अगर बातें होती, तो वो, मुझे लगता है कि जो आपने लिखा है उससे लगभग 50% और ज्यादा निखर जाता। जी जी एकदम सही कह रहे हैं, तो वो बिल्कुल आपकी सही। 5 लाइनें एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो ऐसा लगा हाँ आपने इतना वक्त भी नहीं दिया कि वो सुन के उसको दोहरा रहा हो। हाँ तो उसके समझ लिए हम गया क्या जी। करते हैं, हम डॉट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, या बीच में उसका एक छोटा सा संवाद आ जाए। अरे नहीं, अरे कैसे होगा, मतलब कुछ तो आएगा हाँ ना। अभी वो मैंने जी पंक्तियां लिखी नहीं है, नहीं तो मैं उसके साथ एक एक शब्द आपको बता भी देता कि क्या क्या आ सकता है। बाकी एकदम सही आपका कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, ये हमें भी गलती लग रही है अब। सॉरी सर। हाँ ये हम भी अरे, फील कर। आप एक तो मुझे अगर सॉरी कहेंगे तो मैं तो अभी ऑफ करके भाग जाऊंगा। मैं बार बार अरे कहता नहीं हूं ऐसा कि क्या। मुझे तो आप लोगों की ये लघु कथाएं पढ़ने का अवसर मिलता है, पढ़ता रहता हूं, और फिर वही बात मैं दोहरा रहा हूं कि कमियां तो इसलिए निकलती हैं कि हम उसमें कुछ खोज लेते हैं। अगर आपने लिखा ही नहीं होता, मैं क्या ढूंढ लेता, और अगर आप परफेक्ट लिख लेती तो मुझे तो बड़ी निराशा होती। एक समीक्षक धन्यवाद होने के नाते। नहीं नहीं, जी। मैं, ये मजाक की बात है, लेकिन बस ये मुझे कमी इसमें लगी। हम कृपया ठीक इसको करके देखिए दोबारा पटल पर डालेंगे सर, इसमें प्लीज। थोड़ा बदलाव करके। अच्छा धन्यवाद सर। सुंदर है। और अब हमारी रेणुका सिंह जी, आप पढ़ेंगी क्या? रेणुका सिंह जी हैं अच्छा, इनकी शायद आई नहीं थी मेरे पास, कोई नहीं, तो हमारी सुन जो लेंगे। संयोजक हैं अपर्णा जी। गुप्ता, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो अपनी रचना का पाठ करें। नमस्कार। स्वागत है पर्णा जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। स्वागत। मेरी लघु कथा का नाम है जिंदगी जीने का नाम है। हेलो, नमस्कार। क्या आप साइकेट्रिक रेणुका जी बोल रही हैं? मैंने कल आपसे मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूँ। कल आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। जी जी, बताइए अंकल जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ और मरना चाहता हूँ। अंकल जी ऐसे निराश नहीं होते। आप मुझे अपनी दिनचर्या बताइए। मेरी कोई दिनचर्या नहीं है। मेरा भरा पूरा परिवार है, रिटायर हो गया हूँ। सारी जिंदगी मैंने अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनकी ख्वाहिशें पूरा करने में निकाल दी। अपनी पत्नी को वो सब कुछ दिया जो नहीं दे सकता था, पर अब वो नहीं रही। आज मेरे लिए किसी के पास समय नहीं, अकेला हूँ। मैं उम्र भर दूसरों के लिए जिया हूँ, पर अब मेरे लिए कोई नहीं है। मेरी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। अंकल जी, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हैं। और हाँ, पहली बात तो मरने की बात बिल्कुल निकाल दीजिए अपने मन से। और कल सुबह मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ जो केवल अपने लिए जीते हैं। तो कल से आप किसी के लिए नहीं, बस खुद के लिए जिएंगे। धन्यवाद। जी अपर्णा जी, आपने ये बहुत जो सुंदर पढ़ना।
लघु कथा जो लिखी है ये क्या ध्यान में रखकर लिखी है कि ये किसी गांव का है या कस्बे का है, नहीं शहर का है? नहीं, ये शहर का। आजकल मैंने इसको सोच के लिखा है कि आजकल जो है लोग साइकेट्रिक से बहुत ज्यादा सलाह ले रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। और आपकी बात। जो रिटायर होने के बाद कुछ लोग जो बड़े लोग हैं घर में, वो बहुत नेग्लेक्ट रहते हैं, तो नहीं उसी नहीं नहीं, मैं किसी और उससे पूछा था, क्योंकि आपने जी ऊपर लिखा था साइकेटिक। हाँ, ये गलत लिखा है एक्चुअली शायद। साइकेट्रिक होता है या जी मनोचिकित्सक या जी मनोविकृति संबंधी जो चिकित्सक होते हैं, इनके लिए जी, ये शब्द है। हाँ, दूसरे, ये मुझे लग आपने रहा था। इसमें ऑनलाइन ये बातचीत दिखाई है जी जी और ये कहीं स्पष्ट नहीं हुआ कि जो बात कर रहे हैं उनकी उम्र क्या है, क्योंकि तभी पता लगता है कि किस आयु वर्ग में ये विकृतियां आ रही हैं या ये डिप्रेशन आ रहा है। तो ये पता होना चाहिए था। हो सकता है वो 50 वर्ष का हो सकता है वो 75 वर्ष का हो। तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होना नहीं, चाहिए। वो इसलिए स्पष्ट है कि 60 साल के बाद वो रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद की ही बात है। मैं और 35 साल वो का था, मैं अंकल बन गया था, लोगों का मुझे अंकल कहना शुरू कर दिया था। तो बताइए। तो या तो आप ये करते कि बुजुर्ग ने ये जी कहा, हो जी गया। जी, वो 60, 70, 75, 80 कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो वो कुछ भी हो आपने सकता एक ओपन छोड़ दिया फेस। है। जी जी जी, अच्छा, ठीक है। वर्तनी की तो इसमें है अशुद्धियां कई हैं। वो तो अ, होंगी। ये मत कहिए कि वो तो होंगी। नहीं, क्योंकि मैं बहुत करती हूँ ना, मुझे पता है। अ, कुछ मुझे ऐसा लगा कि जो इस तरह के अपॉइंटमेंट ली जाती हैं जी उसमें अक्सर डॉक्टर्स अपने पास बुलाते हैं। उसकी वजह है वो उनके हाव भाव को भी देखना चाहते हैं। जी वो ये भी देखते हैं कि वो आपको किस तरह देख रहे हैं। क्या वो अपनी पुतलियों को बार बार हिला रहे हैं, क्या वो अपने दांतों को भींच रहे हैं बात करते करते, या उंगलियां बहुत चला रहे हैं, या मुट्ठियां कस के बंद कर रहे हैं। वजह वही है कि इस पर भी मैंने फीचर बनाया हुआ है, तो इसमें बहुत अच्छा, कुछ देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप उसमें अगर इसको रीराइट करें तो या तो आमने सामने आप बैठाएं। आमने सामने की बातचीत दिखा। तो उसमें क्या वो बता सकते हैं कि देखिए, वो कुछ तस्वीरें दिखाते हुए बताए कि देखिए ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने लिए जी रहे हैं, अपने लिए ही जी जीना चाहते हैं, और मैं आपको इनसे मिलवाऊंगी। उसका एक सकारात्मक हो जाता है कि जिस तरह ये जी रहे हैं आप भी जी सकते हैं। लेकिन जब तक कोई भी मनोचिकित्सक आपको देखेगा नहीं, आपकी एक छोटी सी काउंसलिंग नहीं करेगा, वो सीधा निष्कर्ष पर नहीं आएगा। जी ये मानकर चलिए। तो ये जी, इसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं एक कमी है। जोड़ती हूँ, मैं इसको जोड़ सकती हूँ, हाँ, क्योंकि सामने बैठने का जो बनाना है उसको बना सकते हो, वो दृश्य बना सकती हूँ बजाय फोन के। लेकिन मैं, मेरे मन में ये था कि आजकल ऑनलाइन बहुत ये चीज चल रही है, नहीं चल रही मुझे है। ऐसा, हाँ, आप ये कर ऑनलाइन ही सकते, करना। आप ये दिखा सकते थे कि वो क्लिनिक में पहुंचा है, जी कि आप ही फला फला डॉक्टर है जी, मैं ही हूँ, हाँ कल मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। अब वो उसके हाँ सामने बैठ गया, कर लो बात, अब हाँ जितनी जी, मर्जी करनी बिल्कुल है। बिल्कुल वही करूंगी मैं। बहुत अच्छी आपने सलाह दी मुझे। क्योंकि ये देखिए, एक मैं बहुत छोटा, सिर्फ 2 मिनट के अंदर इसको खत्म करना चाहता हूँ। जब मैं रेडियो में रेगुलर प्रोग्राम्स कर रहा था एफएम के, तो मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप रात का वो लव गुरु प्रोग्राम करते हैं। मैंने कहा भैया मैं ऐसे वाहियात प्रोग्राम नहीं करता। वो लव गुरु प्रोग्राम क्या था, लड़के लड़कियां आजकल आपको पता ही है, सभी इश्क में पड़े हुए हैं। तो किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है। अब वो मनोचिकित्सक नहीं है, वो अपने हिसाब से सबको सलाह दे रहा है, जो किसी के लिए घातक भी हो सकती है बात। तो मनोचिकित्सक जो होता है उसका एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको थोड़ा सा संवार लें तो मजा आ जाएगा। हाँ, मैं दृश्य बनाने की कोशिश करती हूँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं, सिर्फ धन्यवाद। एक सुझाव है। अरे नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। जी। मुझे भी लग रहा है कि ऐसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। हाँ, बहुत अच्छा। जी जी आभार सर आपका। जी जी, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम्म, मैं, हाँ, अपनी बड़ी दीदी मंजू दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी लघु कथा का पाठ करें।
धन्यवाद अपर्णा। मेरी लघु स्वागत कथा, है मंजू जी। जैसे मैं पहले से ही बता दूं कि थोड़ी सी अधूरी मुझे लग रही है, लेकिन क्योंकि ये लघु कथा की कार्यशाला है इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा जो अंतिम पंच लाइन है वो सब लोग बताएं कि इसमें ये अधूरा है, पंच लाइन क्या होना चाहिए। कि मैं उसको 10 दिन से मैं सोच रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा ये कक्ष से अच्छी तो कोई जगह नहीं हो सकती जहां पे मैं पूछूं ये बात। मेरी लघु कथा का शीर्षक है नेक काम। 75 वर्षीय गुलाब चंद ने अचानक अपनी 40 वर्षीय नौकरानी बबली से विवाह कर लिया। ये खबर कॉलोनी में आग की तरह फैल गई। कुछ ही समय पूर्व तो उन्हें जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ा था, और अब ये विवाह। ये सब क्या? इस उम्र में तुम्हें शर्म नहीं आती? जानते हो कितनी बदनामी हो रही है तुम्हारी। मैंने अपने मित्र गुलाब के सामने जाते ही प्रश्न पर प्रश्न दागे तो वो पहले खुलकर हंसा, फिर गंभीर होकर बोला, तू जानता है पत्नी के मरने के बाद मैं अकेला हूं। बेटे बहू विदेश में मस्त है, मेरे बीमार होने पर भी वो नहीं आते। एक अनाथ बबली है जो एक बेटी की तरह 20 वर्ष से मेरी जी जान से सेवा करती है, पर मेरी मृत्यु के बाद उसका कोई सहारा नहीं होगा। पोलियोग्रस्त होने के कारण उसे जल्दी नौकरी भी नहीं मिलेगी। मेरे पास भी पेंशन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी मदद कर सकूं। तो मेरी मृत्यु के बाद बबली का विधवा पेंशन से गुजारा हो जाएगा। बस यही सोचकर ये बदनामी, यहीं पर मैंने समाप्त कर दी है। जी मंजू जी, वैसे तो ये बहुत अच्छा एक मुझे लगता है कि विचार है कि विचार है कि किसी की इस तरह से मदद हो सकती है। और आनंद बख्शी जी ने लिखा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मुझे एक चीज लग रही थी, क्योंकि पंच लाइन जो जैसा आपने कहा, आपने बाद में ये लिखा है कि पोलियोग्रस्त होने के कारण उसे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मुझे लगता है कि बदनामी और ज्यादा होने दीजिए इसकी, और आप अगर इसको पहले कर दे पोलियोग्रस्त, कि गुलाब चंद ने अपनी 40 वर्षीय पोलियोग्रस्त नौकरानी से शादी की, तो लोग और कहेंगे कि एक तो वो पोलियोग्रस्त, इतनी छोटी, और फिर उससे शादी कर ली, तो उसको और ज्यादा खराब नजरों से देखेंगे लोग। वजह यह है कि देखिए, अगर वो नौकरानी है, हो सकता है बेचारी पढ़ी लिखी ना हो, और 40 वर्ष के बाद नौकरी मिलना वैसे ही मुश्किल है। तो अगर वो मान लीजिए 30-35 की भी होती, तब भी उसको नौकरी शायद मुश्किल से मिलती, क्योंकि विकलांग कोटा जो है उसमें भी बहुत ज्यादा प्रतियोगिता है। आप प्रतियोगिता कह रहा हूं मैं, बाकायदा बहुत आते हैं लोग उसमें, और एग्जाम होता है। और बाद में आप सिर्फ उस लाइन पर खत्म कर सकते हैं कि मेरी पेंशन से इसका गुजारा तो हो जाएगा, दैट्स इट। पोलियोग्रस्त आप पहले ले आइए। बदनामी तो अभी भी लोग करेंगे, वो तो अपने दोस्त को सिर्फ बता रहा है, उसने दुनिया का ठेका ही नहीं लिया। भाई ये बात ऐसी होती है कि वो किस किस को बताएगा, वो इश्तेहार भी नहीं निकलवाएगा कि जी मैंने तो इसलिए की है। क्योंकि इसमें आपने एक बहुत खूबसूरत लाइन इस्तेमाल की है, जिसने बेटी बनकर मेरी सेवा की, तो इससे उसकी नेक नियति पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा, क्योंकि वो अपने उस दोस्त से बात कर रहा है जो शायद उसका सबसे ज्यादा अजीज है। तो मेरे ख्याल से अगर आप पहले पोलियोग्रस्त नौकरानी से शादी कर ली, 40 वर्षीय पोलियोग्रस्त नौकरानी बबली से शादी कर ली, और बाद में अगर आपकी ये पंक्ति आ जाए कि लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी विधवा पेंशन से तो उसका गुजारा हो जाएगा, दैट्स इट। बदनामी छोड़ दीजिए। जी बदनाम तो अभी भी करेंगे वो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत गंभीरता से आप लोग जी पढ़ते हुए आपने सब। सर कोशिश करता हूँ पढ़ लूं, पढ़ता जरूर हूं मैं। नहीं बहुत अच्छा आप सभी क्या कर रहे हैं। यहाँ आकर हम लोगों को इस कक्ष में यही चीज तो फायदा होता है कि हम जो अपनी लिखते हैं, अपनी रचनाएं, उसको हमारे समीक्षक बहुत अच्छी तरह से तराश देते हैं
कहीं कोई कमी होती है तो हम वो बता देते हैं ताकि हम उस कमी को हटा सकें। मतलब लघु आप कथा चाय गोष्ठी प्रदान नहीं है, किए हैं। ये एक कार्यशाला है। जी जी गोष्ठी जी। में तो सिर्फ हम अपनी रचनाएं पढ़ते हैं और समीक्षक भी अगर होते हैं तो वो अच्छी या बुरी कह देते हैं बस। ज्यादा उसमें ये नहीं कहते हैं कि इसमें ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारी गोष्ठी की ये सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें हमें आखिर अपनी रचनाओं पे की कमियां तो पता चलती हैं, क्या होना चाहिए उसमें, सुधार भी क्या होना चाहिए ये भी पता चलता है। मंजू जी, बहुत एक बात और भी इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। अक्सर जब हम जैसे कार्यशाला है ये, जी या मैं अपनी जर्नलिज्म या मास कॉम की क्लास में होता हूँ, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं पढ़ने की, जी तो वहां पर मैं वो तो बच्चे ही हैं खैर, क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि जो हमारी कक्षा में इस समय गतिविधियां चल रही हैं वो यहीं तक सीमित है। उसे आप ये बिल्कुल मानकर मत चलिए कि कोई आपकी कमियां वैसे निकाल रहा है। नो, हम ये भूल जाते हैं कि हमने अगर एक लघु कथा में 4 कमियां निकाली या सुझाव दिए, 96% क्यों भूल जाते हैं जो बहुत अच्छा है। क्या हम बात उस है, चीज को नहीं देखते। क्या बात है, हम बहुत खूब कहा हम आपने। सिर्फ ये देखते हैं कि ये 4% हमारी कमियां क्यों बताई। हम 96% को भूल जाते हैं कि वो तो हमारी अच्छी थी ही। तो बस हम यही मान के चलते हैं कि वो जो 4% की हम चर्चा करते हैं, 6 की करते हैं, वो इस कार्यशाला तक ही सीमित रहे। बाद में कोई उसका हवाला देके कोई किसी को कुछ ना कहे। दैट्स इट। बहुत उम्दा। इन्हीं 4% कमियों के लिए तो हम हमारा ये कक्ष जो है वो लाभदायक है। और इसमें जो मतलब जो लोग जैसे छन्नी से छन के आते हैं वो लोग बचे हुए हैं, बाकी लोग चले गए। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे लेकिन कुछ चले गए क्योंकि उनको नहीं पसंद आया। और जो लोग चाहते हैं कि हमारी कमियां ही बताएं, तो खूबियां तो जी उनको मालूम है, जो भी अपनी लिखता है उसको लगता है कि मेरी बहुत अच्छी है लघु कथा, लेकिन मंजू ने कमियां, कहा कि 80% अच्छी अच्छाइयां होती, देखने के लिए भी हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं, हाँ कितनी अच्छी अच्छी अच्छाइयां भी हैं। मतलब ये और आलोचक का ये आलोचना नहीं होती है, यहाँ सिर्फ समीक्षा होती है। यहाँ मंजू जी वो एक सही तरह से अच्छाई शिक्षक बुराई। का काम करते हैं। हमारे जो समीक्षक होते हैं वो एक तरह से शिक्षक का काम करते हैं। अब मैं जो बिल्कुल अवसर साहित्य पाठशाला बिल्कुल। चलाने की बात सोच रहा था, वो आपकी कमी पूरी कर दे रही है यह पाठशाला। अब मैं अब इस रिकॉर्डिंग को ही वहां डालूंगा कि देखिए यही पाठशाला है, इसे सीखिए। जी जी मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं मंजू जी। जैसे आप में से कितनी अच्छी अच्छी जो लघु कथाएं हैं वो सामने आती हैं, आप उनका वाचन भी करते हैं। मैं उस दृष्टिकोण से भी आपको एक बात कहना चाहता हूं। अगर हम अपनी कथा, क्योंकि वो हमने कंसीव की है, हमने लिखी है, हमारे दिमाग से उपजी है वो, तो हमसे बेहतर उसको कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन पढ़ने में अभी बहुत कमियां नजर आती हैं। जब हम मान लीजिए एक जगह कहीं प्रश्न है तो वो आना चाहिए, हम सहम गए हैं तो वो आना चाहिए। अगर हम किसी को आवाज दे रहे हैं, अगर आप सीधा आवाज देंगे, जब हम नाटकों की रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपका ब्लास्ट होगा। तो आप किसी को मान लीजिए, अगर दूर आपका एक संवाद है, आप एक पहाड़ी पर खड़ी हैं और आप अपने किसी मित्र को आवाज दे रही हैं। पहाड़ियों पर तो ऐसी आवाज देते हैं, और वहां पर आप ये कहें अपर्णा कहाँ हो तुम, तो आवाज नहीं जाएगी। और आप ऐसे ही पढ़ेंगे तो जो आपकी लघु कथा, उसका एक प्रभाव है, वो कुछ हल्का हो जाता है। तो आप क्या है, ऑफ माइक हो जाइए ऐसे, अपर्णा अरे क्या कर रही हो, आपका आएगा। क्यों नहीं आएगा? अरे भाई कमाल कर दिया तुमने, बस मैं ही कसूरवार हूं क्या? तुमने तो आज तक कोई कसूर किया ही नहीं भाई, तो आप बोलिए वैसे। ए क्या कर रहे हो यहाँ, चला यहाँ से। ये चीजें जब आपके बोलने में भी आएंगी ना, आप देखिए लोग आपको ढूंढ ढूंढ कर कहेंगे अरे भैया हमारे यहाँ एक लघु कथा का पाठ कर दीजिए। बहुत अच्छी तो बात मुझे तो आपने अब बताई है। मुझे तो अपनी लोक कथा का पाठ आप ही से करवाना पड़ेगी क्या, ये लघु सबसे बड़ी कथा पढ़ने की कला भी यहाँ प्रदीप जी सबको हम नहीं लोगों होती है, को ये कला भी सबको नहीं बीच आती बीच है। में ये सब बताते रहेंगे
कि हमें लघु कथा वाचन की जो कला है उसका भी वो कैसे वाकई में, ये तो बहुत इसके क्लासेस चलते हैं। बहुत अच्छी आपने बात बताई। बहुत आनंद आ रहा वास्तव में, कि बहुत। उसमें हमारी लघु कथा का जो वो महत्व डबल हो जाता है एकदम, उसका जी, सौंदर्य बिल्कुल। दुगना हो जाता है नहीं देखिए, अब लघु कथा जैसे वाचन की। आपने एक ऐसी लघु कथा लिखी जैसे आज आवाज में पढ़ी एकदम सपाट आवाज में। रत्न जी की थी। हम्म अब अगर वो बाद में जो उनकी बहू वो कह रही है और वो हल्की सी सिसकियां लेते हुए कह रही है, हम्म उसकी आवाज में एक निराशा है। हम्म आप ये देखिए कि जो सुन रहे होंगे उन हम्म पर क्या असर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी एक लघु कथा जो कि कुल मिला के 45 सेकंड्स में या 1 मिनट में खत्म हो रही है, हम्म उसके बाद लोग अपनी नम आंखों को पूछेंगे, और ये आपको किसने कहा कि लघु कथा लिखने में तो इतनी सी है, हम्म बोलने में आपको किसने कहा कि आप 2 मिनट से कम में इसको खत्म कीजिए। आप जब एक उसको अभिनय के साथ पढ़ रहे हैं हम्म तो वो तो समय लेगा ही। तो आप उसको पढ़िए, देखिए, मजा आएगा खूब। बिल्कुल, बहुत सही बात बताई। और अब हम लघु आपके कथा को जो हाँ बल्कि आपका जो आपने जो बताया उससे मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है, शायद हमारे भी लघु कथाकार सहमत हो, कि हम लोग एक एक अपना ऑडियो बना के या वीडियो बना के भी एक एक लघु कथा का डाल सकते हैं, ताकि हम लोग बिल्कुल। उसमें भी गलतियां एक दूसरे लोग ही बता सकते हैं सुनने वाले, ये भाई इसमें क्या गलती है, कौन सी संवाद आपको किस तरह से जी जी, और प्रभावशाली बन सकता था। जिस तरह बिल्कुल। से लिखने में बन सकता है उसी तरह से बोलने में कैसे प्रभावशाली बन सकता है, वो भी कर सकते मंजू जी, एक हैं। यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि हाँ यह प्रयोग वहां किया गया जहां मैं गया था, कलकत्ता में राष्ट्रीय हाँ मैंने लोक देखा कथा था, उत्सव में। मैंने देखा था। दूसरे दिन एक सत्र हाँ इसी के लिए था, जहां हाँ 5 कलाकार नाटक में जो हाँ माने मंचित कलाकार हैं, उसमें 4-5 कलाकार मंच पर हाँ बैठे थे हाँ और हम लोग की लोक कथाओं का उन्होंने पाठ किया था। बहुत अच्छा प्रयोग रहा। बहुत अच्छा पाठ किया तुमने। अभी अभी बोल रहे थे हमारे समीक्षक महोदय, तो मुझे वो याद आ रही थी। अच्छी सलाह दीदी, अगली बार से रखा जाए। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जी अब नया प्रयोग शुरू करते हैं। आज देखिए नए साल में हमको एक जी नई चीज पता चली हाँ कि जी हमारी अभी तक हम लोग हाँ लघु कथा लिख रहे हैं, अब लघु कथा वाचन की भी हम लोग कला सीखेंगे। तो जी तो समीक्षक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ समीक्षक जी अरे बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप जी। और अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष, मैं पहले तो प्रदीप जी से चाहूंगी कि वो एक अपनी लघु कथा का वाचन करें, जी 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 जी, वो तो छूट उसके ही रहा था। बाद मैं आचार्य जी की तरफ बढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मंजू जी, असल में मेरे इसी मोबाइल में है जो मैंने लिखी हुई है ना, अच्छा तो अब अगर मैं उसको इसमें सर्च करूंगा तो यहाँ से मैं आउट हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा। तो मैं सुन लूंगा ना, हाँ हम लोग सुन लेंगे। आप बोल तो सकते ही हैं। आप वीडियो वीडियो आपका नहीं आएगा, बोल तो सकते हैं। हाँ हाँ, बोल तो सकते चलिए, हैं। मैं देखता हूँ, अगर मिल जाए। आप मुझे कुछ सेकंड्स दीजिए जरा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, स्वागत है आपका। आज वैसे आचार्य जी बहुत थके हुए होंगे, मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज उसके बाद भी हम समय लिए जा रहे हैं। मुझे मालूम है, लेकिन कार्यक्रम में ऐसा है कि फिर भी आनंद इतना आ रहा है कि थकान महसूस नहीं हो रही। बहुत बढ़िया। नई बातें सीख रहे हैं हम लोग, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग को सीख ही लेना चाहिए वो। लेकिन मुझे यहाँ मिल नहीं रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। अब हाँ, तो आप अगली गोष्ठी में फिर हम आपसे सुनेंगे फिर नहीं, मैं जरूर। फिर अलग लिख सकता हूँ उसको। इसमें वो निकल नहीं पा रही है। अच्छा अच्छा, नहीं हम आपसे सुनेंगे ही, ऑडियो में ही सुनेंगे, ऑडियो या वीडियो में, जरूर। क्योंकि आपके उसका हमें वाचन भी सुनना है ना। हालांकि वाचन वैसे आपका सुन चुके हैं उसमें, लेकिन हमारी और जो लघु कथाकार हैं सभी सुनना चाहेंगे। और अब आपने एक ध्यान दिलाया है इसकी तरफ, तो हम और जरा बारीकी से सुनेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे।
जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, बहुत सुंदर समीक्षा आपने की। और अब मैं हमारे इस समूह के संरक्षक, हमारे अध्यक्ष आचार्य ओम नीरव जी की से मैं आग्रह करती हूँ। हालांकि आज उनका सुबह से कार्यक्रम था, 2 बजे वो लौट के आए, थके हुए हैं, लेकिन मेरा आग्रह था कि भाई वो जरूर आए, और वो आते भी हैं क्योंकि उनका ये अपना समूह है और वो हमेशा उनकी कृपा दृष्टि हम लोगों पर बनी रहती है। और उन्हीं के संरक्षण में हमारा ये समूह फल फूल रहा है। वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। समीक्षक से तो सीखते ही हैं, लेकिन आचार्य जी से भी हम हर बार कुछ ना कुछ नई बात सीखते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आचार्य जी का, और उनको बहुत आदर पूर्वक आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ अपनी एक लघु कथा का भी पाठ करें। अवश्य, धन्यवाद। आज के हमारे जो सम्मानित समीक्षक जी हैं, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, वो कई विधाओं में पारंगत हैं। मुख्य रूप से अभिनय की कला जिन विधाओं से जुड़ी है उनमें भी वो बहुत ही पारंगत हैं। उसके निर्देशक के रूप में या किसी भी रूप में, लेखक के रूप बहुत ही, तो आप जानते होंगे कि जब कोई अच्छी फिल्म खत्म होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे फीचर फिल्म हो, चाहे यूं ही छोटी सी एक फिल्म बनाई गई हो, शॉर्ट फिल्म, तो वो खत्म होने पे चाहे वो दुखांत हो, चाहे सुखांत हो, चाहे ओज में खत्म हो, लेकिन एक आनंद का अनुभव भीतर से होता है। आज आपकी वजह से, खास तौर से मैं इस गोष्ठी को मानता हूं आप पर केंद्रित रही, तो आपके कारण इसका जो समापन हो रहा है वो बहुत सुखद हो रहा है। हम उसी स्थिति में हैं जैसे कोई बहुत अच्छी फिल्म देखने के बाद आनंद विभोर होकर बैठते हैं, ऐसा हमको आज अनुभव हो रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई है प्रदीप शर्मा जी को। हमारे और दूसरे अच्छे लघु कथाकार सिद्धेश्वर जी भी उपस्थित हैं, ये भी इस गोष्ठी का सौभाग्य है। और जितने भी लघु कथाकार हैं आज के, सभी ने बहुत अच्छी अच्छी लघु कथाएं प्रस्तुत की, और वो तो सदैव अच्छी प्रस्तुत करते ही हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी समीक्षा कभी कभी हो पाती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कभी नहीं होती है, लेकिन बहुत कम हो पाती है, बहुत दुर्लभ ऐसे अवसर होते हैं। तो उनमें से आज का यह दिन सदैव स्मरण किया जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और लघु कथा में जब समीक्षा होती है तो कभी कभी समीक्षा एकांगी हो जाती है। पहले तो समीक्षा के 2 भाग होते हैं, एक उसमें अच्छाई क्या है, जो हमने लघु कथा को सुनी उसमें हमको अच्छी क्या बातें लगी, कुछ तो अच्छा होगा, और फिर उसमें क्या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जहां पर वो हल्की पड़ रही है उसे और श्रेष्ठता प्रदान की जाए। 2 बातें होती हैं। तो अक्सर समीक्षक देखा हमने है कि लघु कथा की गुणवत्ता को प्रकाशित करने में समय कम देते हैं, ऊर्जा कम देते हैं, और उसके दोष दर्शन में समय अधिक देते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है वो तो हम यहाँ उल्लेख नहीं करेंगे, लेकिन प्रदीप शर्मा जी के समीक्षा कार्य में मैंने देखा कि एक एक लघु कथा के अंदर एक एक जो विशेषता है, जो गुणवत्ता है, उसको उन्होंने ग्रहण किया और उसे प्रकाशित किया। पहले हो सकता है कि वो रचनाकार जो है, लघु कथाकार है, वो स्वयं उस गुणवत्ता को न जानता हो कि मेरी लघु कथा में ये विशेषता थी, लेकिन प्रदीप शर्मा जी ने उस विशेषता को उभार करके उसको प्रकट किया और उसका उत्साहवर्धन किया। ये बहुत कम समीक्षकों में देखने को मिलता है। मैं इसके लिए
आदरणीय प्रदीप शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ। फिर दोष दर्शन भी जब करता है व्यक्ति, तो एक मानवीय प्रकृति होती है कि वो कहीं पर भटक जाता है कि हम दूसरे के दोष बताकर अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, और उसकी शैली आक्रामक हो जाती, प्रहारक हो जाती। प्रदीप शर्मा जी ने जब जब दोष बताए हैं तो ऐसे बताए हैं जैसे माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, एक नजर डालती है, फिर रुको रुको बेटा, रुको रुको, तुम्हारी कॉलर जरा इधर को बाहर है कि ठीक कर लो। इतने प्यार से आपने दोषों का दर्शन कराया है। बहुत बहुत बधाई। और मेरे ख्याल से भाषा पर और विशेष रूप से वर्तनी पर इतनी अच्छी व्याख्या कभी नहीं हुई, और इस विषय में ज्यादातर प्रवेश करने का कार्य या तो मैं स्वयं करता हूं, और या आज मैंने शर्मा जी को पाया कि वो वर्तनी पर इतना जोर दिए हैं, क्योंकि यही तो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी बात को पाठक तक पहुंचाते हैं। अगर उसमें जरा भी दोष रह जाता है तो वह बात ठीक से पहुंचती नहीं है, और पहुंच भी सकती है कि पाठक स्वयं इतना योग्य हो कि उसको सुधार कर पढ़ ले, लेकिन हमारी बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। जब वर्तनी अशुद्ध होती तो पढ़ने वाला पहले ही लेखक को बहुत हल्के ढंग से लेने लगता है। इसको भाषा का ही ज्ञान नहीं है, जानते नहीं कामा कहाँ लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, कहाँ क्या होगा। तो इसलिए इसको भी समझना बहुत जरूरी होता है। इस पे भी बहुत जोर दिया, लिंग दोष पर भी बहुत जोर दिया है। एक तो ये जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, वहाँ बहुत लिंग भेद रहता है, मतलब लिंग दोष बहुत रहता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बलिया, बिहार तरफ कि हम तो सब ठीक, हम तो बहुत समझाए, लेकिन वो हमारा वाइफ है, मानता ही नहीं। इसी तरीके से ये स्वभाव बन जाता है कि स्त्रीलिंग में पुल्लिंग की क्रिया और पुल्लिंग में स्त्रीलिंग की नहीं लगती है। जहां तक मेरा अनुभव है कि स्त्रीलिंग की संज्ञा में पुल्लिंग की क्रिया ये लगाने की प्रवृत्ति है पूर्वी क्षेत्र में। तो हम अपने घर में कैसे भी बोलें, लेकिन जब हम साहित्यकार हैं, एक साहित्य का सृजन कर रहे हैं, तो हमको शुद्धता से लिखना चाहिए। और लिखेंगे तभी जब प्रदीप शर्मा जी जैसे समीक्षक, और जिनको समीक्षक कम कहें, मार्गदर्शक कहें, मार्गदर्शक मिलते रहेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको इसके लिए। एक और हम लोग बड़ा गलत बोलते हैं, और महिलाएं बहुत बोलती हैं, अन्यथा न लें। मैं ऐसा करी हूं, मैं एक आज कविता लिखी हूं। देखिए, अब ये किसी भी हिंदी की व्याकरण में नहीं आता है कि मैं लिखी हूं, मैं करी हूं। और इतना चलन ये बढ़ गया है महिलाओं में कि बोलचाल में, लिखने में धड़ाधड़ लिख रही। फेसबुक पे पढ़िए तो खूब ये मिलेगा, प्रचुरता से मिलेगा। मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि इस चीज पे बहुत ध्यान दें। पुरुष नहीं लिखते, देखिए मैं, पुरुष लिखते हैं मतलब कम लिखते हैं, लेकिन महिलाएं इसका प्रयोग बहुत करती हैं। इसलिए मैं उनको संबोधित कर रहा हूँ कि भाषा पे बहुत ध्यान दें। मेरे पास जाने कितने संदेश आते हैं व्हाट्सएप पे और मैसेंजर पे, तो उसमें ये भाषा लिखी होती है, और मैं उसका उत्तर देने के पहले इस करी हूं का मैं संशोधन जरूर करता हूँ। पुरुष भी लिखते हैं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा किया हूं, आज मैं ऐसा लिखा हूं, आचार्य जी देख लीजिए। तो मैं कहता हूं पहले आज मैं ऐसा लिखा हूं, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, बाद में रचना देखूं। मैं उस पर समय देता हूं, और प्रभाव पड़े या न पड़े, अन्यथा कोई ले बुरा माने, कोई बात नहीं, लेकिन इसको हम प्रयास करते हैं कि सुधरे, हमारी हिंदी शुद्ध होनी चाहिए। एक बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहेंगे
कि कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें दूसरी भाषा के शब्द लिए न जाते। एक संस्कृत ऐसी है जिसने शब्दों का उद्भव अपनी व्याकरण से किया है, लेकिन वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को अंगीकार खुल के कर रही है। जैसे कि आप संस्कृत में समाचार सुने तो वो हर शब्द की संस्कृत बनाने का प्रयास नहीं करते, वो अंग्रेजी के शब्द में ही संस्कृत की व्याकरण मिला करके और उसका प्रयोग। संस्कृत के समाचार बहुत कम आप लोग सुनते हैं, लेकिन देखें तो वहां पर वाचक जो है वो अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा के शब्द को अगर बहुत प्रचलित है तो प्रयोग करने में वो संकोच नहीं करते हैं, और वाचक शब्द तो प्रयोग करते हैं अंग्रेजी का, लेकिन उस पर जो व्याकरण लगती है वो अपनी हिंदी की लगा, और इसके साथ संस्कार भी बदल जाते हैं। कि जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द हम प्रयोग करें तो उसमें आर साइलेंट होता है, जैसे टॉर्च। तो संस्कृत में जब उसका प्रयोग करेंगे तो टॉर्च नहीं कहेंगे, टार्च, रकार पूरा आएगा उसमें, टार्च। टार्चस से प्रकाशा, अगर जरूरत पड़े बोलने की तो उदाहरण के लिए दे रहे हैं। हालांकि अब टार्च शब्द है, टार्च के लिए अगर हिंदी में संस्कृत में कोई शब्द ढूंढ के लाएं, प्रकाशिका वगैरह बना के लाएं, तो समझ ही नहीं पाएगा जो समाचार सुन रहा है, इसलिए उन शब्दों का प्रयोग। ऐसे ही हिंदी में भी, और हिंदी में तो बहुत ही दूसरी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब वो शब्द हमारी भाषा में आता है तो उसके संस्कार बदल जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, उर्दू में पहले बताया, जैसे हिंदी के शब्द उर्दू में जाता है तो उर्दू के संस्कारों के हिसाब से उसका उच्चारण किया जाता है और सम्मानित होता है। जैसे ब्राह्मण है, ब्राह्मण को बिरहमन बहुत ही श्रेष्ठ उच्च कोटि के शायरों ने प्रयोग किया है और उसको पूरे सम्मान से देखा जाता है। क्यों? उनके यहाँ संयुक्ताक्षर होते बहुत कम है, ना के बराबर, होते ही नहीं, तो ब्राह्मण को बिरहमन है। और ऋतु है, अब ऋतु उनके यहाँ है ही नहीं, तो वो ऋतु को रुत कहते हैं। राम में ई की पाई लगा के भी ऋतु लिखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बदल दिया, उसे कहा रुत, आई रुत। मैं तो एक विद्यार्थी के नाते बोल रहा हूँ, इसमें शर्मा जी का अच्छा ज्ञान है भाषाओं का। इनके उच्चारण को ही देखिए, इतना अच्छा उच्चारण तो अच्छे नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो चूंकि तमाम कमेंटेटरी वगैरह करते रहे हैं तो उसके लिए उनको सिद्ध हस्त हैं। इतना अच्छा उच्चारण बहुत कम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जब दूसरी भाषा में शब्द जाता है तो शब्द सभी भाषाएं लेती हैं, लेकिन उस शब्द का प्रयोग अपने संस्कार के अनुसार। अब हिंदी में अरिस्टोटिल एक दार्शनिक हुए, अब उनका हम जब प्रयोग करेंगे तो हिंदी में अरस्तु हो गए, अरिस्टोटिल से अरस्तु, ये हमने अपने संस्कार के हिसाब से उसको परिवर्तित कर लिया। सोक्रेटिस, सोक्रेटिस को हमने क्या कहा? सुकरात कहा। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि जब हम दूसरी उर्दू भाषा के शब्दों को हिंदी में प्रयोग करते हैं तो आवश्यक नहीं है कि हम उर्दू के संस्कारों के साथ प्रयोग, आवश्यक नहीं है कि हमारे विचारों से सभी सहमत हो। मेरे विचार हैं और एक वर्ग है जिसके विचार है कि जब उर्दू के शब्द हिंदी में आए तो हम हिंदी के संस्कारों के अनुसार उनका हम प्रयोग करें और कर सकते हैं। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है। हिंदी में उर्दू के शब्द दो मेल से आते हैं। एक आते हैं हम लिख तो हिंदी रहे हैं और बीच में जाने अनजाने कोई शब्द उर्दू का आ गया, हम जानते भी नहीं है उर्दू का है, हम लिख गए अपने। क्यों? उर्दू में उर्दू के शब्द रच बस गए। हम लिखते हैं कि भैया हमारी कलम में स्याही खत्म हो गई, तो कलम लिखने में हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि ये काफ से है या काफ से है, कलम है या कलम है। हम कलम उसको बोलते हैं, हमारे हिंदी में कलम बोला जाता है। वहां पर
इसकी आवश्यकता हमको नहीं है कि हम कलम और कलम का अंतर व्यक्त करें। दूसरा यह है कि विषय वस्तु होती है उर्दू की और लिखी जाती है देवनागरी में। जैसे उर्दू का लेख है, अब हमने हिंदी भाषियों के लिए उसको देवनागरी लिपि में लिख दिया, उर्दू लिपि में नहीं लिखा। तो जब देवनागरी लिपि में उर्दू भाषा को लिखेंगे तो उसमें कोई छूट नहीं होगी, जहां जैसे नुक्ते जो कुछ लगता है उसको हमें व्यक्त करना। जैसे गजल है, अब गजल को हम हिंदी में लिखें, मान लीजिए कोई गजलकार उसको उर्दू में लिख गया है, अब हम हिंदी भाषी कैसे पढ़ेंगे? तो उसको हम हिंदी की देवनागरी लिपि में लिखेंगे। जब देवनागरी लिपि में लिखेंगे तो एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे कि जीम और जाल और जोए, इन सब का अंतर उसमें स्पष्ट होना चाहिए। जे, जाल, जोए। अब एक और समस्या है कि संपूर्ण उर्दू के प्रोनाउंसिएशन को हम हिंदी में व्यक्त भी नहीं कर सकते। बिना नुक्ते के एक जा होता है जिसको जीम से कहते हैं, जीम से व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद जे है, जाल है, जोए है, ज्वाद है। अब ये नुक्ते से तो आएंगे तीनों जा, लेकिन तीनों जा एक जैसे नहीं है। जे अलग है, जाल अलग है, जोए अलग है, ये सब अलग अलग है। तो उसको हम नहीं व्यक्त कर सकते, वो हमारी व्यवस्था है। लेकिन जितनी सामर्थ्य होगी, जितने हमारे पास संकेत हैं, उनका हम प्रयोग करेंगे जब उर्दू को देवनागरी लिपि में लिखें। लेकिन जब उर्दू के शब्द को हम गोद लेंगे तो उस शब्द को हम अपने ही संस्कारों के अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे पड़ोसी के बच्चे को जब कोई माँ गोद लेती है, जैसे कि पड़ोसी मुसलमान है और एक हिंदू माता पड़ोसी के बच्चे को गोद लेके खिलाने लगे, तो वो खिलाने में उन शब्दों का, लोरियों का प्रयोग करेगी जो उसके संस्कार में है। वो उससे पूछने नहीं जाएगी तुम इसको खिलाती हो तो कौन सी लोरी गाती हो, क्या शब्द प्रयोग करती हो। मैं इसको थोड़ा अलंकारिक ढंग से अपनी बात को रख रहा हूँ। तो एक विचार तो ये है। दूसरा विचार उन लोगों का भी है, एक वर्ग है जो कहते हैं नहीं, उर्दू का शब्द चाहे जैसे हिंदी में आए वो नुक्ता वगैरह के साथ बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जैसे कि बहुत जगह आ होता है तो आ लिखा जाता है अलिफ से और एक होता है ऐन से। जैसे हमको लिखना है अशार, शेर का बहुवचन है अशार, अशार, तो अश के बाद में ऐन लगता है, तो ऐन कैसे आए? तो उसके लिए हमने टेक्निक बनाई कि आ लगाएंगे, उसके ऊपर एक अपॉस्ट्रोफी यानी इन्वर्टेड कामा लगाएंगे सिंगल, और इस तरीके से हमने ये तरकीबें निकाली हैं उसको व्यक्त करने। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर हम उर्दू के विषय वस्तु को देवनागरी में लिखें तो बिल्कुल शुद्धता को अपनाने का उतना प्रयास करें जितना संभव है, भरपूर करें। क्या नुक्ते भी लगाएं, आयन वगैरह को व्यक्त करने के लिए जो रास्ते हैं उनको अपनाएं। लेकिन जब हम उस शब्द को सामान्य हिंदी में प्रयोग करें तो जरूरी नहीं है कि हिंदी भाषी पहले ये पता लगाए कि इसमें नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा। हम बच्चे को कहते हैं कलम लिखो, का से कलम, तो अब वो का के नीचे नुक्ता न लगाए, हम कहें गलत हो गया, तब तो पढ़ाई गड़बड़ हो जाएगी। मैं छोटे पे जब पढ़ता था तो यही था, का से कलम, खा से खरगोश। शायद उसको इसीलिए हटा दिया गया कि ये विवाद में न पड़ जाए कि का से जो कलम है उसमें तो बिंदी लगती है, तो चलो इसको हटा ही दो, का से कुछ और हो गया है किताबों। तो ये मेरा एक विनम्र निवेदन है, इस पर विचार करिएगा, विचारणीय है। ये नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ अक्षरशः सही होगा, ये मेरा विचार है और एक बार इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। अंत में एक बड़ी अच्छी बात आज की गोष्ठी में निकल के आई है, वाचन वाली। वाचन जो है, आप जानते हैं कि जब लघु कथा पढ़ी जाती है तो प्रायः सुनने वाले पूरे भाव को ग्रहण नहीं कर पाते। आप महसूस करते हैं कि जब लघु कथाकार एक चिट्ठी की तरीके से अपनी लघु कथा को पढ़ता चला जाता है शुरू से आखिर तक, तो पूरे भाव नहीं ग्रहण हो।
तो जहां तक संभव हो वहां हमें व्यक्त करना चाहिए कि जो संवाद जैसे हम बुलवाना चाहते हैं पात्र से, वैसे खुद ही बोल के दिखाएं। जैसे कि भी कई उदाहरण हमारे प्रदीप शर्मा जी ने दिया, लेकिन ये निश्चित रूप से जान लें कि आप उतना अच्छा कभी नहीं पढ़ पाएंगे जितना अच्छा प्रदीप शर्मा जी पढ़ के दिखा सकते, क्योंकि उनके अंदर ये विशेष कला है और इसमें वो अरे भाई कलाकार है, सब लोग कलाकार नहीं हो सकते, साहित्यकार कलाकार बन जाएगा। लेकिन अगर वो आज लघु कथा पढ़ते, दुर्भाग्य है नहीं वो निकल पाई, तो मैं आपसे इस मौके पे ये भी कहता कि इसको रिकॉर्डिंग को कहीं टैप कर लीजिए और इसको देख करके कोशिश कीजिए वहां तक पहुंचने की। पहुंच नहीं पाएंगे। हमें अपने पूरे परिवार के बारे में मालूम है कि जितना अच्छा वाचन प्रदीप शर्मा जी कर देंगे वहां तक हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा कोशिश करें। उत्तमता की कोई शिखर नहीं होता, कोई अंत नहीं होता है। उत्तमता को अधिक से अधिक अपने अंदर समाविष्ट करना चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया है। और हमारी आदरणीय मंजू जी ने कहा कि वाचन के लिए भी हम एक वो कराएंगे, क्या नाम, कार्यशाला, अब उसमें वाचन का अभ्यास कराएंगे। भी प्रस्ताव बहुत अच्छा है, क्योंकि लघु कथा की गोष्ठियों में वाचन के द्वारा ही लघु कथा दूसरे तक पहुंचती है। लेकिन जो वाचन फिर भी न कर पाए सारे प्रयास के बाद, मैं उनसे कहूंगा दुखी न हो, वो निराश न, क्योंकि जाने कितने श्रेष्ठ कवि हुए हैं हमारे यहाँ जो बिल्कुल नहीं बढ़िया पढ़ पाते। मंच पे अगर वो पढ़ने खड़े हो जाएं और कोई ये जानता ना हो कितने सम्मानित कवि हैं, तो उनको कोई नहीं सुने। एकदम सही, एकदम सही। और कुमार विश्वास अगर खड़े हो जाए तो 6 लाख रुपए 1 घंटे के देने के बाद कान, आंख, नाक, कान और ताली सब बिल्कुल एकाग्र होकर के समर्पित करके उनको सुनेगा। ये मंच की कला जो है, अगर नहीं है तो अर्थ ये नहीं है कि कविता नहीं। अगर आपको मंच की कला ये नहीं आती है कहानी पढ़ने की, तो भी निराश न होना, लेकिन इसके लिए प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी लघु कथाएं पहुंचाते तो वाचन के द्वारा ही एक दूसरे से, चर्चाएं तो वाचन द्वारा ही होती है। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी प्रतीक्षा करें कि प्रदीप शर्मा जी दोबारा आए और एक लघु कथा जिसमें खूब डायलॉग वगैरह हो और अपने ढंग से सुनाए और हम उसको रिकॉर्ड करके बार बार सुने, उसी से प्रेरणा लें। मेरी बात जी, कुछ कह रहे हैं आप? एक लघु कथा हमने अपने व्हाट्सएप पर नरेंद्र कौर छाबड़ा की आवाज में सुन लीजिए तो मुग्ध हो जाइएगा। हमने डाला है, प्रयोग किया है हमने। अच्छा, जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे, और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब एक लघु कथा पढ़ने का भी चलन है कि हमें भी पढ़नी चाहिए। अगर आप सबकी अनुमति हो तो मैं, स्वागत है, उसी की प्रतीक्षा में बैठा हूँ। स्वागत नहीं है। इस लघु कथा में कुछ मेरे विचार ऐसे ही हैं जिनसे आवश्यक नहीं हर व्यक्ति सहमत हो। लघु कथा का शीर्षक है वास्तव में। शीर्षक में 2 बार पढ़ देता हूं, वास्तव में। बेटा बेटी सब दूर दूर नौकरी कर रहे, वृद्धा मां को सहारा देने वाला कोई नहीं। वह अपनी संतानों को कोसती जा रही थी, तभी सामने से आती हुई गाय को देखा तो उसके मुंह से निकल गया, जय हो गौ माता। गाय ने सामने अड़कर प्रतिवाद कर दिया, माता क्यों कहा मुझे? क्यों? इसमें गलत क्या कह दिया? नहीं, मैं माता नहीं हो सकती। क्यों? आश्चर्य से वृद्धा ने फिर पूछा। गाय समझाने लगी, तुम्हारी मानव जाति में माता वह होती है जो संतान से अपने दूध का बदला मांगती, गर्भ का भाड़ा वसूलती है, बुढ़ापा ढोने की कामना करती है। मैं वह माता भला कैसे हो सकती? मेरी संतान जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, वैसे ही मैं उसे स्वतंत्र कर देती हूँ,
कभी कुछ नहीं मांगती हूँ, कभी किसी काम के लिए उसका मुंह नहीं ताकती हूँ, फिर मैं माता कैसे हुई? देखो अब कभी मुझे माता मत कह। वृद्धा एक लंबी सांस छोड़कर गाय का माथा सहलाने लगी और बोली, तुम्हें माता क्यों न कहूं, वास्तव में तो माता कहलाने योग्य मैं नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अंत क्या बढ़िया, बात। बहुत अंत बहुत बढ़िया आपने किया है। अब मैं अपनी कहानी की समीक्षा 1 मिनट में करना चाहूँ, लोक कथा की अपनी समीक्षा मैं स्वयं। इस लोक कथा को जो मैंने लिखा, तो जब मैंने कहा कि देखो अब कभी मुझे माता मत कहना, मुझे लगा कि अगर मैं यही छोड़ दूं तो लोक कथा ये बहुत अच्छी होगी और ये पंच लाइन बहुत अच्छी बनेगी। 10 बार सोचा, लेकिन एक सम्मोहन था, से क्या कहते, संवरण, एक संवरण था कि वो बात अभी नहीं पूरी हुई जो मैं कहना चाहता हूँ। लोक कथा तो जम गई, यहीं पर खत्म कर दें कि फिर मैं माता कैसे हुई, देखो अब कभी मुझे माता मत कहना। पूरा तर्क हो गया, बात जम गई, सब हो गया, लेकिन जो संदेश मैं देना चाहता था वो अभी कहीं थोड़ा सा बच रहा, तो मैंने ये जोड़ा। और फैसला मैं अभी भी नहीं कर पाया हूँ कि मैंने जोड़ा है तो सही जोड़ा है या गलत जोड़ा है। इस पे प्रदीप शर्मा जी अपनी राय देंगे। जोड़ा क्या है फिर से पढ़ लूं, क्योंकि लिखित में है नहीं आपके पास। जी। जब गाय ये कह चुकी कि फिर मैं माता कैसे हुई, देखो अब कभी मुझे माता मत कहना, वृद्धा एक लंबी सांस छोड़कर गाय का माथा सहलाने लगी और बोली, तुम्हें माता क्यों न कहूं, वास्तव में तो माता कहलाने योग्य मैं नहीं। अब आप राय दीजिए, ये मेरा जोड़ना ठीक रहा या मुझे वहीं छोड़ देना चाहिए? मुझे लगता है कि जो आपने पहले जहां छोड़ा है वो मतलब मुझे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी, आप सहमत हूं मैं आपसे। जी। मेरे देखिए आपके विचार बहुत मिलते हैं, उन्होंने जो कहा है लेकिन वो ये मार्क्स वाली पंक्तियां हैं। सर हमने तो ताली वही बजा दी थी शुरू में जी। जब आपको ये मिला था। इसलिए हमें वही तक अच्छी लग रही है कथा। कहा कि इस विचार विनिमय में ये भी निकला कि किसी बात को कहने का संवरण कितना भी आपके भीतर हो, लेकिन लोक कथा खत्म वहीं करिए जहां उसकी पंचलाइन आ जाए। जी। ठीक है ना? ये लघु कथा का अंत वहां होना ही चाहिए जहां से पाठक स्वयं सोचना शुरू करे, लेखक उसका निष्कर्ष ना निकाले। तो वहां पर आपके 2 लाइन पहले वो बात खत्म हो जाती है जहां से पाठक सोचना शुरू करता है। बहुत बढ़िया टिप्पणियां हैं और मुझको अच्छा लगा कि मेरी समीक्षा को आपने पूर्णतः प्रदान कर दी। आज की इस गोष्ठी के लिए मैं आज के श्रेष्ठ समीक्षक आदरणीय प्रदीप शर्मा जी को और संचालक मंजू सक्सेना जी और अपर्णा गुप्ता जी जो अपने बच्चे का मोबाइल यूज कर रही है, किसी और का होगा, और क्या नाम, विजय कुमारी मौर्य जी, विजय, नलिनी श्रीवास्तव जी, नीता शर्मा जी, गार्गी राय जी, रत्ना बाफुली जी, सिद्धेश्वर जी, रश्मि लहर जी, सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और ये मेरे हृदय की बात है कि आज के समीक्षक के कारण यह गोष्ठी अविस्मरणीय हो गई है, सदैव याद रहेगी। इसके वीडियो को बहुत ही सुरक्षित रूप से रखिएगा। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं। मैं डालूंगा, पोस्ट करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत अच्छा। आपने, आपके से तो हमेशा ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और आपका प्रेम, आपका संरक्षण, आपकी जो प्रस्तुतिकरण है आपके उद्बोधन का भी इतना सुंदर प्रस्तुतिकरण है कि हम लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते हैं और इंतजार लगता है सुनते ही रहे कि आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हो। इसके पीछे लगता है सुनते ही है, कभी खत्म ना हो, कभी समय खत्म ना हो, लगता है सुनते ही रहे। आप सबके स्नेह का वर्चस्व है मेरे ऊपर। और
कुछ और नहीं, मैं सोचती नहीं हूँ नहीं कि याद काश मुझे भी इतना अच्छा बोलना आता। तो अब मैं विजय कुमारी मौर्य जी से आग्रह करती हूँ कि वो सभी का धन्यवाद प्रकट करके इस गोष्ठी को विराम दें। और बहुत अगली गोष्ठी में मुझे उम्मीद है कि हम लोग और भी अपनी लघु कथाओं में और सुधार करके हमारी सबकी श्रेष्ठ लघु कथाएं इस पटल पर आएंगी और समीक्षक भी बहुत खुश होंगे देखकर कि हमारी लघु कथाएं इतनी श्रेष्ठ जी हैं। मैं और भी श्रेष्ठ होंगी आगे, ऐसे विजय कुमारी समीक्षक हो तो और भी मौर्य आगे श्रेष्ठ होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपकी मधुर वाणी और कुशल संचालन ने गोष्ठी को गति प्रदान की, जो सफलता के शिखर तक पहुंची। बहुत बहुत आज आपका। आज इस वर्ष की ये पहली गोष्ठी थी और हम लोग एक वर्ष बाद मिले हैं। श्री अपर्णा जी ने संयोजक के रूप में अपना दायित्व भली भांति निभाया, अंत तक सबको जोड़े रखा। उन्हें मेरा प्यार और आशीर्वाद। सभी लोक कथाकारों की बहुत ही सुंदर संदेश परक लोक कथाएं रहीं, उन्हें ही मेरा धन्यवाद। मेरे अग्रज अध्यक्ष आदरणीय ओम नीरो जी, सुंदर सरल व्यक्तित्व के धनी, हिंदी साहित्य के वक्ता, प्रखर वक्ता, और आज के मुख्य अतिथि हमारे समीक्षक, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय प्रदीप शर्मा जी ने। वास्तव में आज इतना आनंद आया, समीक्षा आपने जो की, हमें तो लगता है मंजू जी, जितनी भी लघु कथाएं लिखी गई हैं और प्रकाशित हुई हैं, एक बार आदरणीय प्रदीप शर्मा जी के सामने जरूर रखनी चाहिए। कहीं न कहीं हम लोगों की वास्तव में बहुत ही त्रुटियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ अपने प्रदीप शर्मा जी का, बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे अध्यक्ष आदरणीय ओम नीरो जी ने अंत में सबका बहुत ही सुंदर ढंग से मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छे शब्दों में बारीकियों से जो उन्होंने सबको समझाया, बताया, उससे मैं धन्य हुई और तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और एक अंत में एक मुक्तक से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि करती हूँ सबका अभिवादन, हृदय से सबको प्यार, एक से बढ़कर एक कथाएं, सुंदर संदेश अपार। नया वर्ष हो सबका ऐसा, जैसे सूर्य रश्मियां गतिमान। नया वर्ष हो सबका ऐसा, जैसे सूर्य रश्मियां गतिमान। हम पुनः मिलेंगे, हाथ हिलेंगे, बहुत बहुत आभार। हम पुनः मिलेंगे, हाथ हिलेंगे, बहुत 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 आभार।